अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सनिया शाह और आज हम रीड करने जा रहे हैं दिलदारम की एपिसोड नंबर 14। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिलदारम बाय अरीशा, एपिसोड नंबर 14। तो आम सहन में एक चारपाई पर मुंह फैलाकर बैठी थी। इसका चेहरा नाराज़गी से सुर्ख हो रहा था। वो बार बार आम के वीरान दरख्त को देख रही थी और इसकी आंखों में शदीद मायूसी छाई हुई थी। ऐसे यकीन था कि यह सब सरदार की साजिश है, मगर साबित नहीं कर पा रही थी। इतने में सरदार वहाँ आया। इसकी सब्ज आंखों में दुआम के लिए मोहब्बत बड़ी थी। सरदार को देखते ही दुआम का मुंह बन गया। इसने फ़ौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया गया। वो इसे देखना भी नहीं चाहती। सरदार इसकी सदा पर हल्का सा मुस्कुराया और आहिस्तगी से इसके करीब खिसककर चारपाई पर बैठ गया। इसने दुआम का हाथ थमने की कोशिश की, मगर दुआम ने फ़ौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब भी नाराज़ हो मेरा सोना मुखड़ा? सरदार ने नरमी से पूछा। इसकी आवाज़ में दिलदारी थी। दुआम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गर्दन अकड़ाई बैठी रही। वो अपनी ज़िद पर कायम थी। मेरा सोना साईं नहीं हूँ मैं कुछ भी। आपने जानबूझकर किया ये सब कुछ। मैं जानती हूँ आपने मेरे सारे आम तुड़वा कर फेंके हैं यहाँ से। आप चीटर हैं, मेरे साथ बेईमानी की है आपने। मैं आपसे बात नहीं करूँगी। वो सख्त गुस्सा थी। मेरी जान के टोटे में ऐसा क्यों करूँगा? मेरा मासूम साईं, मैंने तो खुद तुमसे कहा था कि सुबह उठकर तुम्हारे जितना दिल चाहे इतने आम खा लेना। अब अगर तूफ़ान आ गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो मासूम बनने की अदाकारी कर रहा था। आपका ही कसूर है। मैं जानती हूँ ये सब कुछ आपने जानबूझकर किया है। और अब आप जितने भी मासूम बनने के ड्रामे कर ले, आप मासूम साबित नहीं होंगे। मैं तब तक आपसे बात नहीं करूंगी जब तक आप मेरे सारे आम मुझे वापस लाकर नहीं देते। वो सख्त गुस्से में बोली। मेरा मासूम साईं, मेरा सोना सजन। वो कभी इसका चेहरा थामता, कभी इसका हाथ। वो हर बार इसका हाथ झटक रही थी, जबकि मुंह पर खामोशी का बोर्ड लगा था। सरदार इसकी खामोशी और बच्चों जैसी नाराज़गी पर धीमे से मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि इसे कैसे मनाना है। अभी सरदार कुछ कहने ही वाला था कि अचानक एक आदमी हामता कामता इनकी तरफ आया। इसके चेहरे पर परेशानी साफ आया थी। वो हामता वो सरदार के सामने रुका। सरदार ने एक नज़र से देखा। इसकी सब्ज़ आंखों में नागवारी थी। इसकी दुआओं को बनाने का वक्त ख़राब हो रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, वो आदमी अचानक ही बोलना शुरू हो गया। सरदार, तुम्हारे ससुर का दिल बंद हो गया है, दिल का दौरा पड़ा है, इसे अस्पताल लेकर गए हैं। ये सुनने की देर थी कि दुआम की आंखें फैल गई। इसके चेहरे पर मौजूद सारी नरत के एक लम्हे में गायब हो गई। इसकी आंखों में खौफ और परेशानी छा गई और वो तेज़ी से चारपाई से उठी। सरदार का चेहरा भी संजीदा हो चुका था। इसकी सब्ज़ आंखों में फौरी फैसले का तासर था। डाकू जी, मेरे ताई अब्बू को कुछ नहीं होगा ना? तो हम की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो फ़ौरन समझ गई थी कि वो आदमी इसके ताई अब्बा की बात कर रहा है। इसके ताई अब्बा का दिल का दौरा पड़ा था। यह सुनते ही जैसे इसकी जान लबू पर अटक गई थी। आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे थे। सरदार ने इसे थाम कर अपने सीने से लगा लिया। दुआम बुरी तरह से रो रही थी। इस वक्त सरदार के जहन में ये भी चल रहा था कि अब वो लोगों कौन सी चाल चल रही है, ये कौन सा नया खेल खेला है इन लोगों ने। दुआम के दिल में अपने ताई अब्बा के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, जो इसकी तमाम नाराज़गी और शिकायत पर हावी हो गई थी। सरदार की सब्ज़ आंखों में अब सिर्फ परेशानी और दलासा था। इसने दुआम के सर पर प्यास से हाथ फेरा था। मेरा सोना मुखड़ा, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना? वो प्यास से इसका चेहरा साफ करता हाँ में सर हिला गया। इसकी आवाज़ में गहरी संजीदगी थी। मुझे मेरे ताई अब्बा के पास ले चले ना प्लीज़। अल्लाह ना करे इन्हें कुछ हो जाए। ताई अब्बा को कुछ नहीं होना चाहिए। दुआम ने रोते हुए सरदार के सीने से लगे हुए कहा, कुछ नहीं होगा इन्हें। मेरा सोना मुखड़ा, अभी हम चलते हैं तुम्हारे ताई अब्बा के पास। कुछ नहीं होगा इन्हें, मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलता हूँ। सरदार ने इसे तसल्ली देते हुए कहा और दूर खड़े बाला को इशारा किया। बाला इस सरदार के इशारे और दुआम की हालत देखकर कुछ न कुछ गड़बड़ को समझ चुका था। वो फ़ौरन सरदार के करीब आया। हमें अस्पताल जाना है, पता लगाओ कि ताया को कौन से अस्पताल लेकर गए हैं। सुनने में आया है कि इनका दिल का दौरा पड़ा है। सरदार ने बाला का हुक्म दिया। इसकी आवाज़ में फैसला का अंदाज था। सजन साईं, तुम कपड़े बदल कर आओ, तो तब तक हम निकलने की तैयारी करते हैं। सरदार ने दुआम को ज़बरदस्ती ऊपर भेजा, जो खुद बाला के साथ बाहर निकला। इसके चेहरे पर संजीदगी थी। मैंने पता करवाया है सरदार, यही पता चला कि हार्ट अटैक आया है, इसे अस्पताल लेकर गए हैं। बाला, जिसका चेहरा नकाब में था मगर आंखों में तशवीश थी, तेज़ी से सारी मालूमात लेकर सरदार के पास आया। वह सरदार के सामने रुका। सरदार का चेहरा बेनकाब था। उसकी सब्ज़ आंखें इसे देख रही थी। बीच में कोई ना कोई जोल तो है। अचानक से हार्ट अटैक कैसे आया? और मुझे नहीं लगता कि दुआम के ताया को इस तरह से कोई बीमारी थी। कोई खेल चल रहा है। बाला ने सरगोशी के अंदाज में कहा। अकरम भी अस्पताल में मौजूद है। ये वही अस्पताल है जहाँ तुम्हारी भाभी वाला अस्पताल है, तुम्हारी भाभी वाला। बाला अपनी लव स्टोरी वाले अस्पताल का नाम लेते हुए भी अपने ख्यालों में गुम था। इसने एक नज़र बाला का देखा, जो इस कंडीशन में भी अपनी लव स्टोरी बीच में घुसा रहा था। फिर नवी में सर हिलाता हल्का सा मुस्कुरा दिया। इस वक्त तक दुआम भी तैयार होकर नीचे आ चुकी थी। इसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा परेशानी से सफ़ेद पड़ चुका था। मेरा सोना मुखड़ा, बाला ने सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है। तुम्हारे ताया कहाँ पर दाखिल हैं, हर चीज़ का पता करवा चुका है। चलो हम निकलते हैं। सरदार ने दुआम की तरफ देखते हुए कहा। इसकी आवाज़ में मजबूती थी ताकि दुआम को दराज मिले। बाला, गाड़ी चलाओ। इसने बाला को इशारा किया। बाला सरदार के साथ ले जाने पर राज़ी होने पर काफ़ी खुश था। इसने फ़ौरन सर हिलाया। सब लोग तेज़ी से गाड़ी की तरफ बढ़े। कबीले के पहाड़ी रास्तों पर इनकी मजबूत 4 व्हील ड्राइव गाड़ी एक तेज़ तीर की तरह बढ़ने लगी। दुआम अब भी काफ़ी ज़्यादा उदास थी। खामोश बैठी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसकी उदासी सरदार से देखी नहीं जा रही थी। इसका दिल अपने सजन साईं की हालत पर कट रहा था। वो जानता था ये सब कुछ अकरम की चाल है और इसका गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ रहा था। इसने एक मजबूत हाथ दुआम के हाथ पर रखा, जैसे इसे बता रहा हो कि उसके साथ है। हाय दुआम, देखते रहता है आप। हाय दुआम, देख तेरे अब्बा के साथ क्या हो गया? डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे। सरदार की गाड़ी एक छोटे से अस्पताल के बाहर आकर रुकी थी। ये वही अस्पताल था जहां दाहर बेला काम करती थी। अस्पताल के अंदर एक परेशान की खामोशी छाई हुई थी, जो किसी बड़े हादसे के बाद होती है। अंदर दाखिल होते ही दुआम की नज़र सामने इंतजारगाह में बैठे अपनी ताई अम्मी, चाचा और अकरम पर पड़ी। इसके ताई अब्बा का ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हो रहा था और बाहर
बल्ब जल रहा था जो अंदर की सीरियस हालत को बता रहा था। दुआम तेज़ी से ताई माँ की तरफ भागी। ताई अम्मी ने इसे देखते ही रमाई अंदाज में अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। कल रात से ही सीने में दर्द का कह रहे थे, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, लेकिन हम कहाँ जानते थे कि ये दिल का दौरा है। तेरे ताई अब्बा को तो ऐसी कोई बीमारी ही नहीं थी। ताई अम्मी बुरी तरह से रो रही थी, इनके अल्फाज भी दुख और बेबसी थी। दुआम भी इनसे लिपट कर रो रही थी। इसे अपने ताई अब्बा की फिक्र खाई जा रही थी। सरदार जो अब बाला के साथ अंदर आ चुका था, अपने चेहरे पर नकाब पहने हुए था। इसकी सब आंखें अस्पताल के माहौल और दुआम के खानदान वालों पर गहरी नजर डाल रही थी। इसे दुआम के खानदान पर ये सारी परेशानी कुछ बनावटी लग रही थी। हर चीज़ में से एक अजीब सा झोल नजर आ रहा था। बाला भी इसके साथ ही खड़ा था, इसका चेहरा भी नकाब में था। जहाँ सरदारी ने गहरी नजरों से जांच रहा था, वहीं बाला की निगाहें तो कहीं और ही घूम रही थी। वो इस अस्पताल के हर कोने में इस उम्मीद से देख रहा था कि शायद इसे डॉक्टर बेला नजर आ जाए। इसके चेहरे पर इस संगीन सूरत हाल में भी एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जिसे सरदार ने नोट किया और नफी में सर हिला दिया। वो अस्पताल में मौजूद हर शख्स खास कर अकरम पर गहरी नजर रखे हुए था, जो एक कोने में खड़ा बार बार फोन पर बात कर रहा था, दुआम की तरफ देख रहा था। ये काफ़ी अजीब सा मंजर था। अस्पताल के इंतजारगाह में एक तरफ वर्दी वाला पुलिस अफसर अकरम था, तो दूसरी तरफ कबीले का खतरनाक तरीन डाकू सरदार, जो अपनी साथी बाला के साथ नकाब में खड़ा था। कोई सबूत न होने की वजह से अकरम सरदार को सिर्फ घूर सकता था। इसकी आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी, जबकि सरदार की सब आंखों में हल्की सी चमक थी। इसकी निकाब में छुपे लबों पर गहरी मुस्कुराहट थी। वो अकरम की बेबसी से लुत्फानंदोज हो रहा था। इसकी आंखों उनकी मुस्कुराहट पर अकरम मुठ्ठियां बेचकर रह गया। इसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। थोड़ी देर में ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और एक सीनियर डॉक्टर बाहर निकला। इसका अंदाज भी सरदार को बनावटी ही लगा। हमने ऑपरेशन कर दिया, लेकिन हालत बहुत नाजुक है। फिलहाल हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। डॉक्टर के पीछे ही डॉक्टर बेला भी निकली थी। इसने सामने खड़े नकाबपोश बाला को एक ही निगाह में पहचान लिया। इसकी आंखों में परेशानी और खौफ का मुलचला असर था। इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस तरह की कंडीशन में हम किसी को दिलासा भी नहीं देते। बस इतना ही कहेंगे कि इन्हें किसी तरह की टेंशन मत दीजिएगा। वो जो भी कहें इनकी बात फ़ौरन मान लीजिएगा। डॉक्टर बेला प्रोफेशनल अंदाज में बोली थी, मगर इसके आवाज़ में भी कुछ हिचकिचाहट थी। फिलहाल तो ऑपरेशन हो चुका है, हो सकता है इन्हें कुछ घंटों में होश भी आ जाए। जबकि बाला से मोहब्बत वाली नज़रों से देख रहा था। इसी नज़रों से वो बुरी तरह से कंफ्यूज हो रही थी, बार बार नजर चुरा रही थी। डॉक्टर बेला, इस तरह के बड़े और खतरनाक ऑपरेशन तो सीनियर डॉक्टर करते हैं, तुम तो जूनियर डॉक्टर हो। तुम्हारी इस अस्पताल में हाउस जॉब को तो सिर्फ 2 ही महीने हुए थे, तुम इस ऑपरेशन में इनके साथ कैसे थी? बाला ने अचानक ही सवाल किया था। सवाल काफ़ी मुंतकी था और बाला की आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ सा ठहर गया। इसने फौरन अकरम की तरफ देखा। वो जूनियर डॉक्टर है, डॉक्टर्स को असिस्ट करती है। अगर इन लोगों के साथ ऑपरेशन में शामिल नहीं होगी तो काम सीखेगी कैसे? अकरम ने अचानक इनके पास आते हुए इसके गिर्द अपना हसार बनाया, उसे अपने साथ लगा लिया। ये देखकर बाला के अंदर जैसे लावा सा फटा। इसका यूँ बाला को हाथ लगाकर अपने करीब करना बाला को जैसे वैसी बना गया था। इसकी निकाब में छुपी आंखों में शोले बरक उठे। सरदार ने अगले ही लम्हे इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे पीछे हटाया। कंट्रोल बाला, कंट्रोल, साला है तेरा, वो भी सक्का वाला। सरदार ने इसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा। इसकी सब आंखों में अब भी एहतियात नजर आती थी। सरदार की इन अल्फाज से बाला का अंदर फटा लावा जैसे पानी से नहला गया था। वो फ़ौरन समझ गया। इसने अकरम को भी पहली दफ़ा अच्छी निगाहों से देखा। ये पहली बार था कि इसे अकरम की रफ़ाकत काबिल कबूल लगी थी। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है गुड़िया, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम बस वो करो जो मैं कहता हूँ। इन डाकू को इनके अंजाम तक पहुँचाना मेरा मकसद है, जिसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अकरम अपनी पुलिस की वर्दी में मबलूस बेला को अस्पताल के खाली कमरे में लेकर आया था। कमरे में सिर्फ 2 ही कुर्सियाँ और एक छोटी सी मेज़ थी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और तनाव छाया हुआ था। बेला बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। इसके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से किस सूरत हाल में फंस गई है। अकरम ने इसकी तरफ तसल्ली बख्श नज़रों से देखा। इसकी आवाज़ में मजबूती थी। आपका साथ तो दे रही हूँ भाई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सारा ड्रामा क्यों हो रहा है। वो आदमी अंदर बिल्कुल ठीक है, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। वो भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। आपको पता है ऑपरेशन थिएटर में से अंदर से दरवाज़ा बंद करके रखा था कि ये ना हो कि डाकू अंदर घुस आए। बेला ने परेशानी से कहा। इसकी आवाज़ कांप रही थी। और मैंने आपको बताया था कि एक डाकू रोज़ खुद को ज़ख्मी करके आता है। वो वही जो खड़ा है वही था। वो जिसे दूसरा नकाबपोश बाला नाम से बुला रहा था, वो बाला ही आता है रोज़ यहाँ पर। तुम परेशान मत हो, इन सबको अंदर करूँगा। बाला तो क्या सरदार का एक एक आदमी जेल में सड़ेगा, वो सारी ज़िंदगी के लिए। बस तुम डरना मत। अकरम ने बेला की बात काटी। इसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट थी और अपने बाकी सीनियर्स को भी इस बात का यकीन दिलाना कि पुलिस हमारे साथ है। बस ज़्यादा देर के लिए नहीं, 2-3 दिन के लिए ड्रामा चलाना है। इसने बेला के कंधे पर हाथ रखा। बस तुम अपने इन डॉक्टर्स को कहो कि ड्रामा अच्छे से कर ले। अगर पकड़े गए ना तो सरदार किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इसके लहजे में धमकी का आंसर था। बस सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे भाभी से कब मिलवाएंगे आप? बेला को अचानक याद आया। जब अकरम बाहर निकलने लगा तो इसकी आंखों में एक उम्मीद सी थी। अकरम लम्हे भर को रुका, फिर मुस्कुराया। अरे मिलवाऊंगा इससे भी तुम्हें। आजकल इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती और फिर हो सकता है आप अपने बाप से मिलने के लिए अस्पताल आ जाए। वो जो आदमी अंदर है वो बाप का बाप ही है। क्या मतलब भाई, ये सब कुछ क्या चल रहा है? किससे शादी की है आपने? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेला की आंखें हैरत से फैल गई। इसके चेहरे पर खौफ और उलझन के मिले तासरात थे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि अकरम इतना बड़ा खेल में शामिल है। इसने डाकू से जुड़े लोगों के बीच में किसी लड़की से निकाह कर लिया है। अरे बेटा, ना समझने वाली क्या बात है। शादी तो किसी न किसी से करनी ही थी। वो बहुत अच्छी लड़की है, बस मुझे गलत हालात में मिली है। बाकी ज़िंदगी तो मैंने इसी के साथ गुजारनी है। बस ये मसाइल हल हो जाए, तुम फिक्र मत करो, मैं मिलवाऊंगा तुम्हें इससे। अकरम ने जल्दी से बात खत्म करते हुए कहा। आप बाहर चलो और हर मसले को यहाँ पर तुम इन्हें देखना है। इसने बेला को कमरे से निकलने का इशारा किया। ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं सब कुछ देख लूँगी। बेला इसे यकीन दिलाते हुए अंदर ही अंदर डरते हुए इसके साथ बाहर आई थी, जहाँ सब लोग इसके इंतज़ारगाह में बैठे हुए थे। शाम तक अस्पताल के माहौल में कदरे सुकून छा गया। एक सीनियर डॉक्टर खुशखबरी सुनाने बाहर आया ताकि तैयाबू को होश आ गया। ये सुनकर सबके चेहरों पर एक लम्हे के लिए सुकून आया। दुआम ने
सरदार की तरफ देखा, इसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। सरदार ने से प्यार से सर हिलाया और सबको अंदर जाने का इशारा किया। दुआम, ताई, अम्मी और चाची जल्दी से कमरे में दाखिल हुए, जहाँ तैयबा बिस्तर पर लेटे थे। इनकी चेहरे पर थकावट थी, लेकिन वो आंखें खोल चुके थे। दुआम ने जैसे ही अपने तैयबा को होश में देखा, इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो तेजी से इनके पास पहुंची। सरदार बाला के साथ पीछे ही रहा। इन दोनों के चेहरे नकाब में छुपे हुए थे। सरदार की सब्ज आंखें कमरे के हर कोने और तैयबा के चेहरे पर मौजूद किसी भी ऑपरेशन के निशान को गौर से देख रही थी। इसकी नजरें खासतौर पर तैयबा के सीने पर थी, जहाँ स्टंट डाले जाने वाले या हार्ट सर्जरी के कोई निशान होने चाहिए थे, मगर इसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये सरदार के लिए वाज़ेह था कि ये सब एक ड्रामा है। बाला तेजी से बेला की तरफ बढ़ा, जो अब भी वहीं खड़ी थी। इसके नकाब में छुपी आंखें भी तफ्तीश कर रही थी। बेला, हार्ट अटैक का ऑपरेशन हुआ है, स्टंट डाला गया है, तो कोई निशान भी तो होना चाहिए। ये कहाँ का ऑपरेशन हुआ है, कैसे डाला गया है स्टंट? बाला के सवालों के बौछार सुनकर बेला का चेहरा शुरू हो गया। इसे गुस्सा आ रहा था कि बाला इतनी अहम बात पर भी इसे तंग कर रहा है। बेला ने गुस्से से कहा, देखिए मिस्टर, यहाँ डॉक्टर है, हमने अपना काम बहुत बेहतर तरीके से किया है। आपको ज़्यादा मसला है तो इन्हें कहीं और ले जाइए। आप लोगों की समझ में नहीं आता कि मसला क्या है। बेला को अब बिला वजह का गुस्सा चल रहा था। शायद अंदर ही अंदर वो डर रही थी कि इसकी चोरी पकड़ी जाएगी, जबकि इसकी तेज चलती ज़ुबान बाला को बड़ा सुकून दे रही थी। ये आवाज़ ही तो वो सारी ज़िंदगी सुनने का इरादा रखता था, इसीलिए शायद वो इसकी तरतर का स्टेमिना चेक कर रहा था। बस कीजिए आप लोग, पेशेंट को तंग मत कीजिए। इस तरह आप लोग पेशेंट के सामने रोएंगे तो इनकी हालत मज़ीद ख़राब होगी। इनकी हालत ठीक नहीं है, इन्हें आराम करने दीजिए। कुछ दिनों में हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे, बाद में आप लोग अपनी तफ्तीश करते रहिएगा। फिलहाल पेशेंट को तंग ना करें, ज़्यादा रश ना लगाएं। नहीं, हम रश नहीं लगाते, हम तो बस जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन हुआ कहाँ है। दिल बंद हो गया था, दौरा पड़ा था, तो कुछ ना कुछ तो हमें भी समझ आना चाहिए ना। बाला ने हंसी दबाते हुए मजीद छेड़ा। इसे मालूम था कि बेला को सच छुपाना पड़ रहा है, इसलिए वो चिड़चिड़ी हो रही है। इसके चेहरे पर अजीब सी बेबसी थी और इस बेबसी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। बेला ने सरदार की तरफ देखा, जो खामोशी से सब कुछ नोट कर रहा था। इसकी सबज आंखों में गहराई थी जिसे वो पढ़ नहीं पाई। इसने दोबारा गुस्से से बाला को घूरा। मैम प्लीज़ आप लोग यहाँ से बात जाएँ, यहाँ पर जितने ज़्यादा लोग होंगे इतने ही पेशेंट की हालत ख़राब होगी। बाला भैया, हम सब बात चलते हैं, तैयबा की तबीयत ठीक नहीं है, हमारा यहाँ रश लगाना सही नहीं है। तो हमने नरम आवाज़ में बाला को समझाया। तो हमको अपने तैयबा की हालत देखकर मज़ीद परेशान नहीं होना चाहती। इसने बेला की दरखास्त पर बाला से कहा और बाला फ़ौरन राज़ी हो गया। सरदार तो पीछे आराम से खड़ा था। इसे ना तो किसी से कोई मतलब था और ना ही इस ड्रामे से कोई लेने देना। वो सिर्फ दुआम को देख रहा था। इसकी सब आंखों में इत्मीनान था कि दुआम अब रो नहीं रही। इसके लिए यही काफ़ी था कि दुआम की परेशानी कुछ कम हुई है। और फिर डॉक्टर बेला के समझाने पर वो सब लोग बाहर चले गए। सरदार ने आखिरी नजर तैयबा पर डाली। इसके निकाब में छुपे होंठों पर एक बार फिर धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। था वो अच्छा एक्टर था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा नहीं। ज़्यादा लोग रात को यहाँ नहीं रुक सकते, आप भी एक या दो लोग ही यहाँ पर रुकेंगे, बाकी सबको जाना पड़ेगा। डॉक्टर बेला, जो अब सबके साथ ही कमरे से बाहर आ चुकी थी, इसने एक और शोशा छोड़ दिया। इसकी आवाज़ में खास किस्म की सख्ती थी, जिसे वह सरदार और बाला को वहाँ से हटाना चाहती हो। सरदार को बेला की ये बात काफ़ी अच्छी लगी कि वो भी दुआम को जल्द से जल्द वहाँ से ले जाना चाहता था। इसकी सब आंखों में एक बार फिर नरमी और इत्मीनान छलक रहा था। हाँ, डॉक्टर ठीक कह रही है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, चलो हम वापस कबीले में चलते हैं। दुआम, सरदार ने दुआम को देखते हुए कहा, जो आप भी उदास थी। इसका चेहरा परेशानी से सफ़ेद पड़ा हुआ था और आंखों में नमी थी। डॉक्टर जी, मेरे तैयबा बीमार है, इन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? दुआम ने इल्तिजा भरे लहजे में कहा। इसकी आवाज़ में एक मासूम बेचारगी थी। मेरा सोना मुखड़ा, वो तुम्हारे यहाँ रुकने से ठीक नहीं होंगे। इन्हें जितना टाइम रिकवर होने में लगना है, इतना लाजमन लगेगा। तुम फिलहाल घर चलो, हम इन्हें देखने के लिए दोबारा आ जाएंगे। फिलहाल इतना ही काफ़ी कि वो बहुत बेहतर हालत में है। सरदार ने ऐसे नरमी से समझाया, लेकिन इसकी सब आंखों में हल्की सी सख्ती थी, जिसका मतलब साफ था कि वो हर कीमत पर इसे अपने साथ लेकर जाएगा। वो नहीं चाहता था कि दुआम इतनी बनावटी परेशानी पर मज़ीद उलझे। यहाँ पर किसी पढ़े लिखे इंसान का होना बहुत जरूरी है। आप मुझे शक्ल से पढ़ी लिखी लगती हैं और बाकियों की तरह भी नहीं। इसने अंदर चाचा और ताई की तरफ इशारा किया। आपको यहाँ रुकना चाहिए, आपके यहाँ होने से हम डॉक्टर्स को भी आसानी से आसानी हो रहेगी। डॉक्टर बेला ने जोर देते हुए कहा। इसकी निगाहें सरदार उसके साथी बढ़ती। डॉक्टर बेला, आपके भाई साहब जनाब रेयान अकरम साहब काफ़ी पढ़े लिखे और डिसेंट इंसान, एक अच्छी खासी बड़ी पोस्ट पर हैं, वो हर चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे। सरदार ने नरमी से कहा। इसकी सब आंखों में मेरी हेयर चमकती, वो तो ठीक है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं, इनके पास हरगिज़ इतना टाइम नहीं होगा कि वह यहाँ पर रुकें। बाला ने मुस्कुरा कर कहा। इसकी कोशिश थी कि इनके बहाने पर पानी फेर दे। वो सरदार और बाला की चालाकी को समझ रही थी, मगर खुद भी अपने भाई की चाल के तहत मजबूर थी। बाला ने बेला की तरफ देखा। इसकी आंखों में एक फतराना चमक थी। इसने अपने बाजू सीने पर फोल्ड किया और एक दिलकश अंदाज में मुस्कुराया। मैं रुक जाता हूँ, बाला ने फ़ौरन कहा। शायद आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि मैं किसी पढ़े लिखे इंसान का यहाँ रुकना ज़रूरी है, जो हमें समझ सके, जिसे हम समझ सकें। बाला ने अपनी बात पर जोर दिया। ओके फाइन, सो इज़ अ PhD द हाइएस्ट क्वालिफिकेशन यू नीड फॉर मी टू स्टे हेयर? ओके ठीक है, तो क्या PhD तक पढ़ाई काफ़ी रहेगी मेरे यहाँ रुकने के लिए? बाला ने साफ और रवां अंग्रेज़ी लहजे में कहा। इसका लहजा किसी पढ़े लिखे अंग्रेज़ से कम नहीं था। ये सुनकर बेला और वहाँ मौजूद दूसरे लोगों को हैरानगी हुई। इन्हें तो नहीं था कि एक डाकू इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकता है। सरदार ने सूरत हाल का फ़ायदा उठाया। इसके चेहरे पर एक चलाक मुस्कुराहट उभरी थी। डॉक्टर, आई एम हेयर टू हैंडल एवरीथिंग। डॉक्टर, मैं यहाँ पर हूँ हर चीज़ को संभालने के लिए। इसकी आवाज़ में गहरा इत्मीनान था। आप पढ़े लिखे हैं अल्फाज जैसे इसके गले में अटक गए थे। मैं सिर्फ पढ़ा ही लिखा ही नहीं हूँ डॉक्टर साहब, आपको शायद मालूम नहीं, मैं सिंध यूनिवर्सिटी से
टी की डिग्री हासिल करने के लिए पूरे पाकिस्तान में सेकंड पोजीशन हासिल की थी। मुझे भी चीज़ों को समझना और हैंडल करना आता है। Your own brother Akram is not as educated as I am after all. शायद आपका अपना भाई अकरम आखिर इतना पढ़ा लिखा भी नहीं होगा। बाला ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। इसकी आंखों में शरारत नाच रही थी, जिस पर बेला का मुंह खुला रह गया। इसकी आंखें हैरत से फैल गई। इससे कभी तो को नहीं थी कि एक डाकू के सरदार का साथी इतना पढ़ा लिखा भी हो सकता है, और वो भी पूरे पाकिस्तान में दूसरी पोजीशन लेने वाला। दुआम का भी मुँह खुला रह गया था। वो भी बाला की पढ़ाई के इस लेवल से वाकिफ नहीं थी। इसकी आंखों में हैरत और फखर के मिले जुले तासरात थे। अकरम जो थोड़ा दूर का था, इसकी बात सुनकर चूंका। उसका चेहरा गुस्से से शुरू हो गया। सरदार ने सुनकर हफीफ से मुस्कुरा दे। बाली इसकी सब्ज आंखों में बाला के लिए खास किस्म का फखर था, जो इसने कभी जाहिर नहीं किया था। बाला ने इसकी नजर अम्मी और चाचा पर डाली, फिर अकरम की तरफ देखा जो परेशान नजर आता। सरदार ने आहिस्ते से दुआम के कोने पर हाथ रखा और इसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। दुआम ने सरदार की बात मान ली थी, क्योंकि इसे बाला की बातों पर भी सच्चाई नजर आ रही थी कि यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जितने अच्छे से बाला हर चीज़ को हैंडल कर सकता है, इतने अच्छे से वो नहीं कर सकती थी। बेला ने गुस्से से बाला की आंखों में देखा। इसे ऐसा लग रहा था जैसे इस शख्स ने डिग्री ली ही इसे चिढ़ाने के लिए थी, या फिर इसके आज का दिन दिखाने के लिए। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और वो बामुश्किल खुद को कंट्रोल कर पा रही थी। इसने एक नजर अकरम की तरफ देखा। दुआम वो यहाँ रुकने में कामयाब नहीं हो पाई थी, बल्कि उल्टा बाला नाम का घंटा इसके गले में बज रहा था। अकरम और घर वालों के बने प्लेन पर पानी फेर चुका था। दुआम का अस्पताल में रुकने की साजिश नाकाम हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मायूस थे। अस्पताल में अब सिर्फ बाला ही था और सरदार की दहशत फैलाने के लिए बाला भी काफ़ी था। आखिर वो भी कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि सरदार के कबीले की सरदारी संभालने वाला आदमी था। हर चीज़ इसके कंट्रोल में थी। इसके नकाब में छुपी आंखों में ऐसी वहशत थी जो सामने वाले के बहाल करके रखते। इस वक्त तो उसे बेला को तंग कर रहा था। इसे बेला के भाई की ये हालत देखकर लुत्फ आ रहा था। बाला ने तैयबा के कमरे के बाहर ही डेरा जमा लिया। बेला जैसे ही कोई पेपर उठाती या किसी फाइल को हाथ लगाती, बाला फौरन से रोकर पूछने लगता कि इसके पेशेंट के साथ इस फाइल का क्या ताल्लुक है। ये क्या बात है डॉक्टर, इस मरीज़ का इस फाइल से क्या लेना देना है। या फिर सारी मेडिसिन उठाकर चेक करने लगता और फिर इस तरह के सवाल करता, क्या इसमें कोई ऐसा इंजेक्शन है जो मरीज़ को ठीक कर दे। वो कभी कुछ पूछता कभी कुछ। बेला इसकी इस पूछताछ से अच्छी खासी तंग पड़ी हुई थी। ऊपर से इसके पेशेंट की ड्यूटी पर बाला को लगा दिया गया था। इसे न चाहते हुए भी बेला को लगा दिया गया था। इसे न चाहते हुए भी बाला के इन सब सवालों का जवाब देना पड़ रहा था, क्योंकि अस्पताल में डिज़ाइनिंग्स चल रही थी। अस्पताल के हर डॉक्टर को हर हफ्ते डॉक्टर ऑफ द वीक का अवार्ड मिलता था, इसीलिए वो रैंकिंग्स चल रही थी। इस अस्पताल के हर डॉक्टर को हर हफ्ते डॉक्टर ऑफ द वीक का अवार्ड मिलता था, इसलिए बस सब लोग खींच तौर में लगे हुए थे और बेला भी इसी में शामिल थी, जिसकी वजह से न चाहते हुए भी इसे हर इंसान के साथ अच्छे से बात करनी पड़ी थी, वरना बस नहीं चल रहा था कि इसे बाला नमी आदमी को उठाकर अस्पताल से बाहर फेंकते। वो गुस्से से डांस पीस रही थी, मगर बाला के सामने मुस्कुराने पर मजबूर थी, जबकि बाला इसके चेहरे के बदलते रास्ते से खूब लुत्फानंदोज़ हो रहा था। दुआम की रात बेचैनी भी गुजरी। तैयबा की बीमारी ने इसे बहुत परेशान कर रखा था। सुबह उठते ही सरदार फिर से इसे अस्पताल ले गया। दुआम की आंखों में अब भी नमी थी, मगर वो अपने तैयबा को देखने के लिए बेताब थी। कल तो तैयबा से बात भी नहीं हो पाई थी, लेकिन आज दुआम तैयबा के पास बैठे इनसे बातें कर रही थी। तैयबा बिस्तर पर बैठे थे। इसके चेहरे पर नकली कमजोरी नुमाया थी। इनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, जिससे सुनकर सरदार को मजीद शक हुआ। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, मैंने जो तेरे साथ किया बहुत गलत किया। हमने कभी तेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। देखना मेरी बेटी पर क्या दिन आए हैं। तैयबा ने बहुत धीमी टूटी हुई आवाज़ में कहा। इनके अल्फाज को साख्ता पछतावा और दुख था, मगर वो जानबूझकर अपनी आवाज़ कम रखे हुए थे ताकि सरदार तक इसकी बात ना जाए। क्या मतलब है तैयबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही। दुआम परेशानी से इन्हें देखते हुए बेहद कम आवाज़ में बात कर रही थी। इसके दिल में अपने तैयबा के लिए फिक्र मंदी थी, जबकि दिमाग इनकी बातों से उलझ रहा था कि हर वो कहना क्या चाहते। सरदार वहीं दीवार के करीब खड़ा था। इसका चेहरा निकाब में था और सब आंखें तैयबा और दुआम पर गहरी नजर रखे हुए थे। तैयबा जितना हो सके अपनी आवाज़ में दुख लाने की कोशिश कर रही थी, जबकि खुद को तकलीफ में भी जाहिर करने की मुकम्मल अदकारी चल रही थी। सरदार के चेहरे के तासरात जिस्मानी ज़बान को बगौर देखा। हार्ट सर्जरी के बाद इस तरह की बातें, इस तरह का परसुकून अंदाज और आवाज़ में मसनूई कमजोरी और सरदार आंखें घुमा कर रह गए। इससे पहले ही यकीन हो गया था ये सब कुछ एक बनावटी खेल है। इतनी जल्दी डिस्चार्ज, इनकी हार्ट सर्जरी हुई है, आप लोग इतनी जल्दी डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं इन्हें। बाला ने हैरत से पूछा। इसकी आंखों में भी शक था। बेला जो कमरे में तैयबा का मायना कर रही थी, बाहर आकर खड़ी होगी। इसके चेहरे पर थकावट थी, मगर वो अपना पेश पराना अंदाज बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो तो ठीक है, और दूसरा इनका कहना है कि वो अस्पताल के हैवी अमाउंट पे नहीं कर सकते, इसलिए अगर इनकी कंडीशन ठीक है तो हम इन्हें वापस भेजने को तैयार है। बेला ने साफ अल्फाज में कहा। इसी वक्त ताई अम्मी और चाचा कमरे से बाहर आ गए। इनके चेहरों पर भी एक बनावटी सुकून था। हाँ बेटा, डॉक्टर ने कहा कि इनकी हालत बिल्कुल ठीक है, तो हम इन्हें घर लेकर जाते हैं। यहाँ अस्पताल में रखने का क्या फ़ायदा, और अस्पताल के चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, हमारे लिए मुश्किल बन जाएगी। ताई अम्मी ने डरमाई अंदाज में कहा। इसकी आवाज़ में बेबसी नहीं, इन्हें अस्पताल में रखिए, पैसों का मसला था वो हम हल कर लेंगे। सरदार ने फसकून अंदाज में कहा। इसके लिए जो कोई शक व शुबा नहीं था, वो जानता था कि ये सिर्फ एक बहाने हैं।
ارے نہیں بیٹا، ایسے اب ایسے بھی برے دن نہیں آئے کہ گھر کی جمائی سے کچھ نہیں، ویسے بھی اچھا نہیں لگتا، تم تو ہماری بیٹی کی شوہر ہو اور بیٹی کے شوہر کا پیسہ تو حرام ہے ہم پر۔ چچا اور تائی اب مینس کے پاس کھڑی ہی بول رہے تھے، ان کی آواز میں مٹھاس، سردار کی سب آنکھوں میں تنسیاں مسکراہٹ ابھری۔ کاش یہ بات آپ لوگ 30 سال پہلے بھی سوچ لیتے، تب بھی وہ پیسہ خود پر حرام کر لیتے۔ مرضی ہے آپ لوگوں کی، کروا لیجیے ڈسچارج۔ سردار کے اندر چکا گیا، اس کے تنزیہ الفاظ تائی امی اور چچا کو چبھ گئے، مگر وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی، جبکہ دوام ابھی ٹھیک سے اس بات پر خوشی بھی نہیں منا پائی تھی کہ تائی ابا کو واپس کر لے کر جا رہا ہے جبکہ دوام ابھی ٹھیک سے اس بات کی خوشی بھی نہیں منا پائی تھی کہ تائی ابا کو واپس کر لے جایا جا رہا ہے کہ سردار دوام اور بالا کے ساتھ وہاں سے جانے کے لیے نکل گیا۔ دوام جاتے ہوئے بھی ان لوگوں سے مل کر بھی نہیں گئی تھی، پتہ نہیں سردار نے سے کیا کہا تھا کہ وہ سردار کے ساتھ چپ چاپ چل پڑی تھی۔ بہت جوانی چڑھی ہے تجھے، آرام سے بیٹھا نہیں جاتا، گولی لگی ہے تیری ٹانگ پر، کوئی چھوٹا موٹا زخم نہیں ہے تو اٹھ کر اچھلنا شروع کر دے گا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی غصے سے بولا تھا، جبکہ جھمرو چارپائی پر مایوسی سے بیٹھا ہوا تھا۔ سردار نے دوام کو اسپتال سے یہ کہہ کر نکالا تھا کہ قبیلے میں جھمرو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور انہیں فوراً نکلنا ہوگا۔ جھمرو کی طبیعت خراب ہونے کا سن کر دوام پریشان ہو گئی تھی۔ آج تو وہ صبح سے ہی جھمرو سے ملے نہیں گئی تھی۔ قبیلے میں واپس آ کر اس نے جھمرو کو دیکھا، جس کی حالت واقعی کافی خراب لگ رہی تھی۔ اس کی چہرے پر بے چینی اور درد کے آثار تھے۔ سننے میں آیا تھا کہ جھمرو نے زبردستی چلنے کی کوشش کی تھی، ابھی فی الحال وہ اپنے پیروں پر چل نہیں سکتا تھا، لیکن وہ ضد کر رہا تھا اور ضد کرنے کا انجام یہ نکلا تھا کہ وہ گر گیا تھا اور گرتے ہوئے اسے کافی زیادہ چوٹ لگی تھی، جس سے اس کا زخم مزید خراب ہو گیا تھا۔ سردار نے تو نہ دکھا رہا تھا، کمرے میں داخل ہوتے ہی جھمرو کو اچھی خاصی سنا دی، جس کا چہرہ بے نقاب تھا اور سب آنکھوں میں غصہ تھا۔ مجھ سے نہیں بستر پر رہا جاتا، میں کیا کروں؟ جھمرو پریشانی سے بولا۔ وہ کب واقعی اکتا چکا تھا۔ سردار نے تو رکھ کر ایک اس کے سر پر لگائی تھی، جس پر دوام تر اٹھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ ڈاکو جی؟ وہ پہلے ہی تکلیف میں اور آپ نے اور مار رہے ہیں، دور ہٹیں، خبردار جو میرے بھائی کو ہاتھ لگایا۔ دوام نے غصے سے سردار کا بازو پکڑا اور زبردستی پیچھے ہٹاتے ہوئے خود اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ چکی تھی، جیسے اسے سردار سے بچانا چاہتی ہو۔ جھمرو پہلے ہی اتنی تکلیف میں تھا اور اوپر سے سردار سے اور ڈانٹ رہا تھا اور غصہ کر رہا تھا، اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک طرف سے تائی ابو کی پریشانی تھوڑی ختم ہوئی تھی تو اب جھمرو کی پریشانی شروع ہو گئی تھی۔ یہ ایسے ہی کرتا ہے میرے ساتھ، مجھے نہیں رہنا یہاں اس کمرے میں، مجھے ندی پہ جانا ہے، مجھے یہاں بیٹھے گل سر مر جاؤں گا۔ جھمرو نے پریشانی سے بولا، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ دوام کو اس کی کنڈیشن بہت اچھے سے سمجھ میں آ رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ بند کمرے میں رہتے وہ اکتا گیا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو لے کر جاؤں گی جھمرو بھیا۔ دوام نے جھمرو کو دلاسا دیا، پھر اس نے بالا کی طرف دیکھا جو دروازے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کھڑے میری شکل کیا دیکھ رہی ہیں؟ بلائیے سب کو، ان کی چارپائی کو ندی پر لے کر چلیں، میں خود اپنے جھمرو بھیا کا خیال رکھ لوں گی۔ اس نے اچانک حکم دیا تو جہاں سردار سے گھور کر رہ گیا وہیں بالا کی ہنسی نکل گئی۔ سردار کی سب آنکھوں میں حیرت، اسے توقع نہیں تھی کہ دوام اس طرح کا حکم دے گی۔ شکل کیا دیکھ رہے ہیں؟ چلیے کام پر لگ جائیں، میرا دماغ پہلے ہی خراب ہو چکا ہے، مزید خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوام نے سردار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصے سے کہا تھا، اس کا لہجہ مضبوط ہے۔ جھمرو ہنسی دبا گیا تھا، وہیں بالا کا کہا بڑا بے ساختہ تھا، اسے دوام کا یہ انداز بہت پسند آیا تھا۔ اوئے اندر آؤ، سردانی کا حکم ہے کہ جھمرو کی چارپائی کو ندی پر لے کر جانا ہے، اس کا بھائی اندر پڑا گل سر مر جائے گا، اس لیے اس کی خدمت کی جائے، چلو اندر آؤ۔ بالا نے دروازے پر کھڑے ڈاکو کو حکم دیا۔ کیا یہ سردار کا حکم ہے؟ باہر کھڑے ڈاکو نے حیرت سے پوچھا۔ سردار کو چپ دیکھ کر انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ارے سردار گیا تیل لینے، یہ سردارنی کا حکم ہے، چلو ٹائم نہیں ہے۔ بالا مزے سے ہنستے ہوئے بولا تو سارے ڈاکو اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ چوری سردار کو دیکھتے وہ سچ مچ میں جھمرو کی چارپائی اٹھا کر باہر لے گئے تھے۔ کمرے میں اب صرف سردار اور دوام رہ گئے تھے۔ کیا ہے؟ گھورنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے، ویسے بھی آپ نے میرے آم کی کیریوں والا پورا درخت خالی کیا ہے، آسانی سے بخشوں گی نہیں، میں انتقام لوں گی آپ سے، انتقام۔ دوام نے خود کو سردار کو گھورتے پایا، اس کی آنکھوں میں اب بھی غصے کے ساتھ شرارت بھی تھی۔ سردار نے ایک نظر سے دیکھا اور پھر بنا کچھ بولے اگلے ہی لمحے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک گیا، انداز انتہائی شدت لیے ہوئے تھا۔ وہ ایسی دیوانگی سے اس کے لبوں پر جھکا تھا کہ دوام کچھ دیر کے لیے کچھ سمجھ ہی نہ پائی۔ اس کے لبوں کا لمس ایسا تھا جیسے وہ ساری ناراضگی کو چوم لینا چاہتا ہو۔ سردار نے آہستہ سے اس کے لبوں سے اپنے لب ہٹائے، اس کی سبز آنکھوں میں گہرا پیار اور ہنسی تھی۔ میرا میٹھا سائیں، تمہارا ہر حکم سر آنکھوں پر، میری کیا اوقات جو تمہیں ایسی ویسی آنکھوں سے گھوروں۔ وہ اس کے لبوں کی ساری مٹھاس چراتا نرمی سے اس کے چہرے کو تھپکتا مسکرا کر باہر نکل گیا تھا۔ دوام کو وہیں حیران و پریشان چھوڑ کر ندی کے کنارے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پانی کی دھیمی آواز ماحول کو پرسکون بنا رہی تھی۔ ڈاکو جھمرو کی چارپائی کو اٹھا کر ندی کے کنارے لے کر آئے تھے اور اسے ایک بڑے درخت کے گھنے سائے میں رکھ دیا تھا۔ جھمرو کے چہرے پر اگرچہ تھکان اور درد کی پرچھائیاں تھیں، مگر کھلی فضا میں آ کر اسے گہرا سکون ملا تھا۔ وہ آہستہ سے کراہا جب اس نے اپنی پوزیشن بدلی، اس کی ٹانگ میں لگی گولی کا درد اب بھی اسے محسوس ہو رہا تھا۔ دوام اس کی چارپائی کے قریب بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر اپنے بھائی کی تکلیف دیکھ کر فکر مندی تھی۔ بالا بھی وہیں قریب ہی ایک پتھر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب آپ ایسا کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ باہر آ کر اچھا لگ رہا ہے نا؟ کیسی طبیعت ہے اب جھمرو بھیا؟ زیادہ درد تو نہیں؟ تو آپ نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے جھمرو کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اب بہتر ہے میری بہنا، یہاں کھلی ہوا میں آ کر سکون ملا ہے، بس یہ ٹانگ کا درد جو چھوڑتا ہی نہیں۔ جھمرو نے دھیمی آواز میں کہا۔ بالا ان دونوں کو دیکھ کر مسکرایا تھا، پھر دوام کی طرف مڑا۔ اچھا دوام ہسپتال گئی تھی تو بتاؤ تمہیں ڈاکٹر بیلا کیسی لگی؟ بالا نے پوچھا۔ دوام کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہاں بالا بھیا خوبصورت تو بہت ہے، مجھے تو بڑی پسند آئی، مجھے دیورانی کے روپ میں قبول ہے۔ دوام خوشی جوش سے بولی، اس کی آنکھوں میں شرارتی سے بالا اور بیلا کی جوڑی پسند آ گئی تھی۔ جھمرو نے
جس نے بیلا کو دیکھا نہیں تھی یہ سوچ کر یہ سن کو سوچ میں پڑ گیا، کوئی کتنی بھی بھابیاں لے کر آ جائے میری بھابھی دوام بس ایک ہی ہے، نمبر 1 بھابھی جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ جملوں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر جہاں دوام کھلکھلا کر ہنسی تھی وہیں والا مسکرایا۔ ارے میں مقابلہ تھوڑی کر رہا ہوں دوام جیسی تو واقعی کوئی نہیں، وہ تو بس تیرے بھائی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے، اسی لیے ڈاکٹر بیلا کو دل میں آنے کی اجازت دے دی ہے۔ بلا ذرا شاہی انداز میں بولا جسے اس نے بیلا پر کوئی بہت بڑا احسان کیا ہو۔ اتنے میں سردار بھی ان لوگوں کی آنکھوں جوائن کر چکا تھا، اس کی سب سے آنکھوں میں محبت اور شرارت چھپی ہوئی تھی۔ دوام نے اسے دیکھ کر منہ بنایا تھا جبکہ وہ دوام کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور ندی کے پانی میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے ایک مٹھی میں پانی بھرا اور چوری چوری دوام کی طرف پھینکا۔ پانی کے قطرے دوام کے چہرے پر تو وہ چونک گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر سردار کو دیکھا جس کے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ گندے کہیں کے؟ دوام نے غصے سے پانی میں ہاتھ ڈال کر اس کی طرف پانی اچھالتے ہوئے اسے چاہا سا بھگو دیا اور ساتھ فل ناراضگی کا اظہار کیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ یہ ایک عجیب سی ناراضگی تھی، وہ اس کے ساتھ شرارتیں بھی کر رہی تھی اور مستیاں بھی۔ اس کی ناراضگی اب صرف ایک بہانہ رہی تھی، سردار مزید چھیڑ رہا تھا جبکہ وہ بھرپور مقابلہ کر رہی تھی۔ بیچ میں بالا اور جمرو کو بھی گھسیٹ رہی تھی۔ سردار پر مسکرا رہا تھا، اس کی سب آنکھوں میں گہرا پیار تھا۔ جمرو اور بالا بھی ان دونوں کی اس نوک جھوک سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ایک بھرپور دن ایک دوسرے کے ساتھ گزار کر وہ سورج ڈلنے سے پہلے واپس لوٹے تھے۔ تم کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہو میرا سونا مکھرا؟ سردار کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا دوام کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے اپنے لباس کا انتخاب کر لیا اور چہرے پر ایک عجیب سی فکر مندی چھائی ہوئی تھی۔ سردار کے چہرے پر اگرچہ تھکن تھی مگر سب آنکھوں میں دوام کے لیے وہی گہرا پیار اور تجسس تھا۔ طیابہ کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں، وہ لوگ انہیں گھر لے کر آئے ہیں نا، دوام نے بتایا۔ اس کی آواز میں تفشیش تھی، بہت زیادہ جذباتی ہو رہے تھے، بات پر مرنے کی باتیں کر رہے تھے۔ مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا، سو ان سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ میں نے آپ کے کپڑے بھی نکال دیے ہیں، دوام نے مصروف انداز میں بولی۔ اس نے سردار کے لیے لباس نکال کر بیڈ پر رکھ دیا تھا۔ دیکھ کر تو آ گئے ہیں، کتنی دفعہ جانا ہے وہاں؟ ہو گیا نا 2 دفعہ اسپتال گئے، اب کیا ان کے گھر میں ڈیرے جما کر بیٹھ جائیں گے؟ آپ بار بار وہاں جانا؟ سردار نے بات دوری چھوڑی۔ اس کی سب آنکھوں میں ناگواری تھی، اسی لیے سارا کھیل بامعنی لگ رہا تھا اور وہ اب مزید اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا اس بات کا ڈاکو جی؟ ہم وہاں جائیں گے، وہ میرے تایا ابو ہیں، میرے باپ کی جگہ پر ہیں، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ میں مانتی ہوں آپ انہیں پسند نہیں کرتے، لیکن پھر بھی وہ میرے تایا ہیں، میرے خون کے رشتے ہیں، دوام نے اداسی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، سردار کا یہ رویہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ سردار نے دوام کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی ناراضگی اور دکھ کو محسوس کیا۔ اس کی سب آنکھوں میں موجود سختی لمحہ بھر میں نرمی میں بدل گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے سجن سائی، چلو میں تمہیں وہاں لے کر چلتا ہوں، لیکن رکنے کی بات مت کرنا اور نہ ہی میں تمہیں وہاں رکنے دوں گا۔ تم میرے ساتھ جا رہی ہو اور میرے ساتھ ہی واپس آؤ گی؟ سردار نرمی سے اس کی گال تھپتھپاتے ہوئے بیڈ سے اپنے کپڑے اٹھانے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ سے دوام کا یہ محبت بڑا غصہ پسند تھا۔ دوام نے خوشی ہاں میں سر ہلایا، اسے سردار کا راضی ہونا ہی کافی لگا تھا۔ ہم کس طرح سے بلائیں اسے یہاں رقم بیٹا، تم ہی بتاؤ نا، 2 دفعہ وہ اسپتال آئی ہے لیکن ڈاکو کی مرضی کے ساتھ، اب اگر ڈاکو کی مرضی نہیں ہوگی تو وہ اسے یہاں کیوں لائے گا؟ اسپتال میں اس سے بہت بات کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی بات نہیں کر پایا۔ گھر میں تائی امی اور چاچا اکرم کے ساتھ بیٹھے پریشانی سے دوام کو یہاں بلانے کے حکمت عملی پر غور کر رہے تھے۔ تائی امی نے لمبی سانس لی اور اکرم کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر واضح پریشانی اور مایوسی تھی۔ باتوں میں تو میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ وہ گھر آئے مجھ سے ملنے کے لیے، لیکن اس نے اس بات کو نظر انداز کر کے بس یہی دیکھا کہ میں بیمار ہوں اور میری حالت خراب ہے، اسے بس یہی فکر تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ میں الٹی سیدھی باتیں نہ کروں۔ میں نے جتنا ہو سکے اسے جذباتی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس لڑکی پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ طیابہ نے بیچارگی سے کہا۔ اکرم جو بے چینی سے ٹہل رہا تھا غصے سے بولا، میں یہ سب کچھ نہیں جانتا، آپ لوگوں کے پاس اس کا فون نمبر تو ہوگا نا، آپ لوگ اسے بلائیے یہاں پہ، اس کا یہاں پر ہونا بے حد ضروری ہے، مجھے وہ لڑکی یہاں پر چاہیے، تب ہی میرا مسئلہ کچھ حل ہوگا، اتنا لمبا ڈرامہ کرنے کا فائدہ تب ہوگا جب وہ یہاں ہوگی۔ اکرم نے غصے سے کہا، اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا سارا پلان بیکار جا رہا ہے۔ وہ سب ابھی بھی یہی باتیں کر رہے تھے اور مزید منصوبے بنا رہے تھے جب اچانک کمرے کا دروازہ بجا۔ سب نے حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا، انہیں توقع نہیں تھی کہ اس وقت کوئی آئے گا۔ تائی امی نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور چچا نے اپنے چہرے کے تاثرات درست کیے۔ اکرم کی آنکھوں میں بھی تجسس تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ دوام اندر داخل ہوئی، اس کے پیچھے سردار بھی تھا۔ دوام کو دیکھتے ہی طیابہ کے چہرے پر اچانک بیماری کے اثرات نمودار ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس نے دوام کو دیکھا، اس کی ساری نقلی بیماری واپس آ گئی تھی۔ دوام جس ان کے پاس آئی تھی ہوئی ان کے سینے سے لگے تو وہ اس کے سر پر کتنی ہی دیر پیار کرتے رہے تھے۔ میری بچی، میرے جگر کا ٹکڑا، تو آ گئی، مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ زیادہ ہی خوش لگ رہے تھے، اس کے لہجے میں جذباتی پن تھا۔ سردار وہیں دروازے کے قریب کھڑا سب کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، خاص کر طیابہ کے، اس کے سب آنکھوں میں گہرا مشاہدہ تھا۔ آؤ بیٹا اندر آؤ، یہ بیٹھو یہاں پر، تم یہاں پر کیوں کھڑے ہو؟ چاچی بھی دوام کے ہوا سے اپنی کمرے سے باہر نکلی تو سردار کی طرف بڑھی تھی، اس کے چہرے پر ایک نقلی خوشی اور پریشانی کا ملا جلا تاثر تھا۔ سردار نے سادہ اہمیت ندیبہ سے کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا جسے یہاں سے بیٹھنے کے لیے آیا ہو۔ اس کا چہرہ بے نقاب نہ تھا، سب آنکھوں میں اب صرف بوریت تھی، بہت سارے ڈرامے سے اکتا چکا تھا، جبکہ دوام طیابہ کے سینے سے لگی ان سے دعائیں لے رہی تھی۔ اسے اپنے طیابہ کو بہتر حالت اور ہوش میں دیکھ کر اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ سردار کے سامنے رکھی گئی میز پر کافی سارے پھل کاٹ کر رکھے گئے تھے، جیسے داماد کی خدمت کرنے کے لیے وہ سب لوگ پہلے سے تیار بیٹھے ہوں۔ اکرم بھی وہاں موجود تھا،
और इसकी मौजूदगी में रुबाब भी बाहर आ चुकी थी, लेकिन बिल्कुल खामोश थी। हालांकि आजकल अकरम का रोज़ ही इधर आना जाना था। इसकी माँ अकरम ने क्या ने का सुनकर फ़ौरन इसके पीछे लग जाती कि उठो, अपनी हालत बेहतर करो, बाहर चलकर बैठो, अकरम आया है, तुम्हारा शोर है, इसकी मौजूदगी में तुम्हारा बैठना अच्छा है। रुबाब दिल में हज़ारों शिकवे लिए उठकर बाहर निकल आती। इसे अकरम से मोहब्बत थी जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती। जिसके चेहरे पर तकन और बेबसी के असरात नुमायाँ थे। वो जानते थे कि इसके बाप को कुछ नहीं हुआ है, बल्कि घर के सारे लोग ही जानते थे कि सारा ड्रामा क्यों किया गया है। इन सबका मकसद दुआम को कबीले से वापस लाकर अपने मफादात हासिल करना था, और इसी वजह से ये सब कुछ झूठ और अदाकारी की जा रही थी। चलो दुआम, काफ़ी वक्त हो चुका है, अब हम लोगों को चलना चाहिए, सरदार ने ऊंची आवाज़ में कहा। इसने अभी तक अपना नकाब नहीं उतारा था। ये इत्तेफाक था या कुछ और? अकरम इसके बिल्कुल सामने ही इसलिए बैठा था ताकि वो इसका चेहरा देख सके। हालांकि तैयब और तयम्मी इसका चेहरा देख चुके थे, इसलिए वो अनजान नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर नकाब में बैठा था। इसकी सब आंखों में अब सब्र की हद खत्म हो रही थी। नहीं, दुआम कहीं नहीं जाएगी, ये मेरे पास ही रुकेगी। आज मैं इसे बहुत सारी बातें करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ थोड़ा वक्त गुजारूँ। बेटा, मेरे जुड़े हुए हाथ देखो, मेरी बेटी को आज मुझसे दूर मत करो। तैयब जज्बाती अंदाज में बोले। इनकी आवाज़ में नकली दुख था। सरदार ने आंखें घुमाई से ये सारा ड्रामा लग रहा था, जो कि ड्रामा ही था, लेकिन दुआम इसे ड्रामे को समझ नहीं सकती थी। तैयब, मैं दोबारा आ जाऊँगी, मेरा इस तरह से यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। मैं कल आ जाऊँगी अपने राघव जी के साथ वापस, आप फिक्र न करें। इससे पहले कि सरदार कुछ कहता, दुआम ने नरमी से समझाने की कोशिश की। इसकी आंखों में फिक्रमंदी थी। नहीं दुआम, रुक जाओ ना यहीं पर, मैं भी तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। रुबाब ने भी इसे फोर्स किया। इसकी आवाज़ में एक दबी हुई इल्तिजा थी। हाँ बेटी, रुक जाओ, आज तुम यहीं हमारे पास रह जाओ। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्या पता कल आते थे बहुत देर हो जाए। तयम्मी के लहजे में ऐसा दुख था कि सरदार को बस अब से बेहतरीन अदाकारा लगी। इसके होंठों पर एक तंज़िया मुस्कुराहट आ गया। आप सब बार बार कह रहे हैं साली साहिबा, तो रुक जाइए यहाँ पर, आप जाकर क्या करेंगे इसने वक्त? आपके अब्बा को, वालिद को आपकी ज़रूरत है। अकरम इसे देखते हुए कहा। इसकी नज़रें सरदार पर थी जो इसे घूर रहा था। दिलदार बेटा, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं, कुछ तो खाओ मेरे बच्चे। तयम्मी ने सरदार को मुखातिब किया। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। चलो दुआम, सरदार होकर खड़ा हुआ। दुआम से बोला। इसकी आवाज़ में फैसला की अंदाज से, इसे मत लेकर जाओ ना बेटा, इसे रहने दो यहीं पर। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को मुझसे दूर मत करो, वरना मुझे कुछ हो जाएगा। तैयबा ने ड्रामाई अंदाज में कहा। इसकी आंखों में ज़बरदस्त अदाकारी थी। तैयबा, मैं दोबारा आ जाऊँगी, प्लीज़ परेशान मत हुई, मैं इंशाल्लाह कल सुबह ही आ जाऊँगी। तो हमने इन्हें समझाने की कोशिश की, जैसे वो खुद भी वहाँ नहीं रुकना चाहती थी। अकरम की मौजूदगी में इसे बहुत अजीब सा महसूस होता। जब से अकरम ने यह कहा था कि इसके वालिदैन के कत्ल में डॉक्टर, जब से अकरम ने अकरम की मौजूदगी में इसे बहुत ही अजीब सा महसूस होता था। जब से अकरम ने यह कहा था कि इसके वालिदैन के कत्ल में डाकू शामिल है, तब से इसका दिल इस आदमी से उकता गया था। वो इसे देखना तक नहीं चाहती थी, और इस तरह घर के लोगों में इसका यूँ बैठे रहना भी इसे अच्छा नहीं लग रहा था। हाय दुआम, कितनी मिन्नतें कर रहे हैं तेरे, इस तरह से चली जाएगी, अपने ताया का दिल तोड़ देगी। चाची से देखते हुए बोली। जाने दीजिए भाई साहब, आपको भी न जाने से कितना लगाव क्यों हो गया है? हालांकि है तो वही ना जिसके बाप ने हमारा दिल तोड़ा था, इसके बेटी हमारा दिल क्यों रखेगी? आपकी दफ़ा चाचा भी कमरे से निकलते हुए बोले तो दुआम की कदम रुक से गई। इसका दिल एक लम्हे को दहल गया कि हाय कितनी मिन्नतें की थी इसकी, घर छोड़कर मत जाओ, लेकिन नहीं सुनी तुमने, नहीं सुनी थी ना इसने हमारी। इसकी बेटी की सुनेगी, इसके आखिरी दीदार के लिए तड़प रहे थे हम, इसकी बेटी के लिए भी तड़प लेंगे। चाचा का लहजा बड़ा सख्त था। दुआम से एक कदम भी ना उठाया गया। इसकी आंखों में बेबसी और दुख साफ झलक रहा था। रुक जाओ दुआम, इसकी आंखों में जिप्सी बेबसी और बेचैनी देखकर दिलदार ने कहा। इसकी सब आंखों में फैसला की नरमी थी। दुआम यकीन से देखने लगी। वो जानती थी कि वो इसे रुकने नहीं देगा, लेकिन वो खुद कह रहा था वो रुक जाए। इसकी लबों पर हल्की सी मुस्कान आई थी, जिसे वो इसी के कहने का इंतजार कर रही हो। रुक जाओ, मैं सुबह तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। सरदार ने नरमी से इसके चेहरे को थपथपाया और खामोशी से बाहर निकल गया। ये लम्हा इतना बेयकीन था कि कोई भी इस पर यकीन नहीं कर पाया था कि सरदार से अपनी मर्जी से छोड़कर गया है। सरदार के जाने के बाद दुआम के घर रुकने पर सारे लोग एक्साइटेड हो गए थे, जैसे दुआम ना हो कोई VIP सेलिब्रिटी हो, और इनके लिए तो शायद वो किसी सेलिब्रिटी से कम भी ना थी। सब लोग इसे ज़रूर से ज़्यादा अहमियत दे रहे थे, इसलिए स्पेशल दावत का इंतजाम किया जा रहा था। तयम्मी हर थोड़ी देर के बाद इस तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, और चाचा बार बार इसे पानी या फल पेश कर रहे थे। अकरम भी खामोशी से बैठा ये सब कुछ देख रहा था, जबकि इसकी निगाहें बार बार रुबाब से जाकर टकरा रही थी। रुबाब से देखकर निगाहें नीचे कर रही थी। इसके चेहरे पर अजीब सी बेसुकूनी महसूस हो रही थी। रुबाब की वीराना आंखों में ये वीरानी देखकर अकरम परेशान हो रहा था कि इसने इस लड़की को क्या कर दिया था। माना वो चालाक थी, माना वो आजकल की मॉडर्न लड़की को टक्कर देने वाली लड़की थी, लेकिन फिर तो एक लड़की ही ना, वही लड़की जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर बस एक प्यार करने वाले शख्स को देखकर इस पर सब कुछ लुटा देती है। रुबाब बिल्कुल खामोशी से दुआम को देख रही थी। यहाँ जो कुछ हो रहा था कहीं ना कहीं वजह वही थी। क्या थी दुआम इनकी ज़िंदगी में? कुछ भी नहीं। इसे इन लोगों ने ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं दी थी। आज यही घर वाले से सारे आंखों पर बिठा रहे थे, वजह सिर्फ इसकी खुशियाँ थी, और सामने बैठा शख्स जो इसकी खुशियों की ज़मानत दे रहा था। रुबाब को अकरम की आंखों में इससे अपने लिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह अजीब तरह की गिल्ट का शिकार हो रही थी। इन सब चीज़ों की वजह से रुबाब थी, लेकिन जिस शख्स के लिए वह सब कुछ कर रही थी, इसकी ज़िंदगी में से कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ ज़बरदस्ती का रिश्ता था। वह जानती थी कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है। इसके घर वाले इस हद तक मजबूर हो गए थे कि दुआम के रहम करम पर आ गए थे। अरे मैं कर लूँगी दुआम, तुम क्यों कर रही हो? तुम बैठो ना आराम से, तुम आज हमारी मेहमान हो। रुबाब ने नरमी से इसके गाल छुए। इसकी आवाज़ में गैर मतबो को नरमी थी। दुआम किचन में रुबाब के साथ कुछ काम करवाने की कोशिश कर रही थी। इसने रुबाब के चेहरे पर अजीब सी कमजोरी देखी। जिस तरह वो अपना ख्याल रखती, सच सबर कर रहती थी, वो सब कुछ कहीं खत्म सा हो गया था। दुआम को इसका ये रवैया अच्छा नहीं लगा था। इससे रुबाब के चेहरे पर एक अजीब सी वीरानगी और मायूसी नजर आ रही थी। वो लहजे की तेज़ी और तेज़राई, चिल्लाकी, शातराना अंदाज सब कुछ खत्म हो गया था। मेरा भी खामोश हो गई थी, क्योंकि इससे लड़ने वाली ही खामोश हो गई थी। घर का माहौल अजीब सा हो गया था, एक उदासी छाई हुई थी। तो हम रुबाब की मदद करना चाहती थी, लेकिन समीरा ताई से कुछ भी करने नहीं दे रही थी। हालांकि सफ़ा नौशी बाहर के काम संभाल रही थी। दुआम को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। वो रुबाब की बदली हुई हालत में परेशान हो रही थी, और समीरा ताई
अम्मी के ज़्यादा लाड प्यार से भी उलझन महसूस हो रही थी, जबकि अचानक ही डॉम को कमरे में बुलाया गया। ये वो कमरा था जहाँ तैयब और अकरम के अलावा कोई भी नहीं था, तो इसे यहाँ क्यों बुलाया जा रहा था। डॉम कुछ कंफ्यूज होती किचन से निकलकर इसके कमरे में जाने लगी, तो चाचा भी इसके पीछे ही आ गए। इसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। डॉम के कदम कमरे के दरवाजे पर रुके। इसके दिल में एक अनजाना खौफ सर उठा रहा था। इसे महसूस हो रहा था जैसे अंदर कोई अहम और शदीद नाखुशगवार बात होने वाली है। सरदार कबीले में वापस हो चुका था। इसके चेहरे पर अगर कोई हादसा आते थे, मगर इसकी आंखों में एक गहरी सोच थी। पलने से देखते इसके पास आ गया। इसकी आवाज़ में हैरत और तफसीश थी। आ गई तुम? डॉम कहाँ है? डॉम को इसके साथ ना देखकर से सचमुच में हैरानगी हुई थी। इसे लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। वो वहीं पर रुक गई है अपने ताया के घर। इसका ताया बहुत ड्रामे कर रहा था, सो मैंने इसे छोड़ दिया। सरदार ने सादगी से जवाब दिया। इसने अपना निकाब अभी भी नहीं उतारा था, गोया अभी भी वो इस दुनिया में उलझा हुआ है। सरदार दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा। तूने इसे इन लोगों के बीच छोड़ दिया, जानते हुए कि वो लोग इसे किस तरह से तेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। सरदार वो मासूम है, इन लोगों की साजिशों को नहीं समझती। तू तो समझदार है, तुझे इसे वहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए। बाला सचमुच में परेशान हो गया था। इसकी आवाज़ में तफ्तीश बढ़ गई थी। इसे तो हम की फिक्र हो रही थी। सरदार ने एक ठंडी सांस ली। इसकी आंखों में एक धीमी सी रोशनी थी। वो मेरी वजह से नहीं रुक रही थी। वो बार बार पलट कर मेरी तरफ देख रही थी। मैं इसे नाउम्मीद नहीं कर सकता था। बाला वो बार बार इनकार कर रही थी। वो लोग इसे फोर्स कर रहे थे कि इसकी ना हाँ में नहीं बदली। यहाँ तक कि जब भी मैंने इसे रुकने के लिए कहा तब भी वो मुझे बेयकीनी से देख रही थी। मैं इसे ज़बरदस्ती छोड़कर आया हूँ। सरदार की लहजे में एक अजीब सी कैफियत थी, जिसे वो खुद भी यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन क्यों सरदार, तू क्यों छोड़ कर आया है इसे? वो इसे तेरे खिलाफ कर देंगे। इन्हें बस मौका चाहिए। वो लोग कितने चालबाज, कितने कमीने हैं, तू बहुत अच्छे से जानता है। बाला ने जोर देकर कहा। इसका गुस्सा बढ़ रहा था। सरदार ने बाला की आंखों में देखा। इसकी सब्ज़ आंखों में गहरा अज़म था। इसकी निकाब में छुपे हुए होंठों पर एक नरम मुस्कुराहट उभरी। तो यही तो वक्त है ना बाला समझने का। वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है या मुझ पर एतबार भी करती है। मैंने इसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है। जब से मोहब्बत देखी है इसकी आंखों में, मैंने अपने लिए एतबार देखने के लिए तड़प रहा हूँ। मैं सिर्फ इसकी मोहब्बत का क्या करूँगा? मुझे इसका एतबार चाहिए। इसका एतबार हासिल करने के लिए मुझे एक दफ़ा तो इसे आजमाना होगा ना। बाला ने सरदार की बात पर नफी में सर हिलाया। मोहब्बत को आजमाया नहीं जाता सरदार, कब समझेगा तू? आज तक मोहब्बत की आजमाइश में इंसान नाकाम ही हुआ है। मैंने आज तक मोहब्बत की आजमाइश में कामयाब होते लोग नहीं देखे। बाला ने मायूसी से कहा। इसकी आवाज़ में एक पुराना दर्द झलक रहा था। सरदार ने बाला के कंधे पर हाथ रखा। इसकी सब्ज़ आंखों में एक चमक थी। इसने गहरी सांस ली और एक फैसला के अंदाज में बोला, मोहब्बत तक जंजीर है तो एतबार वो कफल है जो इसे तोड़ देता है। बाला, मैं जानता हूँ मैंने इसे भेजा है इम्तहान की आग में, मगर यकीन रखी इस आग में वो कुंदन बनकर निकलेगी। इसकी पाकीज़ा मोहब्बत मुझे कभी मायूस नहीं करेगी। मेरी मोहब्बत पर भरोसा नहीं तो इसके एतबार पर है। सरदार के अल्फाज में गैर मुंतज़िल यकीन था। बाला ने एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में देखा और इसे सरदार की इस फैसले की गहराई समझ में आ गई। इसे मालूम था कि सरदार ने ये कदम क्यों उठाया है, लेकिन फिर भी वे लोग एतबार के काबिल नहीं है। सरदार जी चल इसे वापस ले आते हैं, मैं इसे इन लोगों के बीच में नहीं छोड़ सकता। बाला बेचैनी से कह रहा था। इसकी आंखों में फिक्रमंदी साफ नजर आ रही थी। वो वापस जाने को तैयार था। तो हम कोई इसके साथ ना देखकर इसकी सचमुच में हैरानगी और परेशानी हुई थी। सरदार मुस्कुराते हुए इसके गिर्द हाथ डालता इसे ज़बरदस्ती अपने साथ कबीले के अंदर ले आया। इसके चेहरे पर चाहे इत्मीनान था, मगर सब आंखों में अभी कहीं ना कहीं एक हबीब सी बेचैनी झलक रही थी, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। अरे पागल है क्या, इतनी मुश्किल से बीवी को भेजा है, आज तो हम जश्न मनाएंगे। वो बाला के कंधे पर हाथ रखकर हंसा। आज 3 महीनों के बाद सरदार की आज़ादी का दिन है, आज खूब मज़े करेंगे, पार्टी होगी पार्टी। सरदार ने जोशीले अंदाज में कहा, जैसे वो वाकई इस आज़ादी का जश्न मनाना चाहता हो। जब बोल मेरू को कोई अच्छा सा खाना लाए, बकरा ज़बा कर, आज मज़ेदार सा गोश्त। 3 महीने से गोश्त की शक्ल नहीं देखी है। सरदार सरदारनी के बगैर आज़ाद है। वो मुस्कुराते हुए इसे समझाने की कोशिश कर रहा था, जबकि बाला को इसकी हंसी खोखली लग रही थी। इसे ऐसा लग रहा था जैसे सरदार खुद अंदर से डरा हुआ है, कुछ बुरा होने के डर से, लेकिन इसे मतमाइन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और बाला मतमाइन कैसे होता, ये जानते हुए भी कि वो खुद अपने लिए साजिशों का रास्ता खोल रहा है। बाला ने सरदार की बात पर तंज़ी अंदाज में सर हिलाया। तेरी सरदारनी को पता चल गया ना कि इसकी बगैर तू यहाँ जश्न मनाता फिरता है, हड्डी पसली एक कर देगी तेरी। वैसे भी इस पर तेरी तो चलती नहीं है, इश्क ने निकम्मा कर दिया है तुझे सरदार। बाला ने हल्के फुल्के लहजे में कहा, कुर्सी छोड़ और मुझे सरदार बना दे। तू आजकल मशूकी के चक्कर में पड़ चुका है, अब तेरे से सरदारी नहीं होती। सरदार ने बाला को घूरा। इसकी सब आंखों में अब मसनूई गुस्सा था। एक दफ़ा डॉक्टर बेला को आने दे कबीले में, फिर देखूंगा तेरी सरदारी किधर निकलेगी। आया बाला ने मुझे निकम्मा कहने वाला। सरदार ने गहरी सांस ली। इसकी आंखों में वही पुरानी शिद्दत लौट आई थी। इसने अचानक ही अपनी बंदूक निकाली और आसमान पर हवाई फायरिंग कर दी। और किधर मर गए हो सारे कबीले वालों, जश्न का सामान है, जश्न मनाओ। सरदार की यकीन का इम्तहान चल रहा है। इसकी आवाज़ पूरे कबीले में गूंजी, जैसे वो अपने दिल की चोट से बचने की कोशिश कर रहा हो। ये पहला जश्न है इस दुनिया का जिसमें कामयाबी हासिल करने से पहले ही जश्न मनाया जा रहा है। इसने एक और फायर किया। इसकी आवाज़ में एक अजीब सी कैफियत थी, सुकून, चैन, हर चीज़ जैसे सिर्फ नाम का ही रह गया था। अपने कमरे में आने के बाद इसे सुकून ना मिला। वो अपने आप को बेबसी की इंतहा पर महसूस कर रहा था। आज तक इसने खुद को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया था। रात की 2 बजे का वक्त आ रहा था, आस्ते आस्ते गुजर रही थी, लेकिन सरदार के लिए रात किसी हिसाब से कम न थी। न जाने आने वाला कल इसके लिए क्या लाने वाला था। क्या इसकी मोहब्बत इसका यकीन हार जाएगा। वो लोग चलाकते साजिश थी और दौन मासूम थी। दुनिया की चलाकियों से अनजान अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाने वाली वो मासूम लड़की नहीं जानती कि वो लोग इसके साथ क्या करना चाहते हैं। बिस्तर पर बैठे हुए भी नींद सरदार की आंखों से कोसों दूर थी। आज वापस आने के बाद इसने सबके सामने खुश रहने का ड्रामा किया था कि जैसा जश्न मनाया था जिसमें कामयाबी ज़मानत नहीं थी। बस आपको ये दिखाया था कि सरदारनी के जाने से तो अपनी मर्ज़ी का मालिक बन गया है, जिस पर सारे ही डाकू इसकी ज़िंदगी में इस लड़की के अमीर से वाक़िफ़ हो चुके थे। इसके कबीले की शादीशुदा डाकू तो इस हालत पर रात खूब हंसे थे, जैसे वो भी इसकी हद से वाक़िफ़ हुई या इसको खूब समझ रहे हों। क्योंकि जब इनकी बीवी पर इनकी पाबंदियाँ लगाती थी इसकी हालत काबिल रहम होती थी। वो कहते थे
وہ کہتے تھے کہ اب اتنی بیوی کی قیدی بن گئے ہیں، حالانکہ سردار ایسی قید میں خوش تھا۔ وہ یہ سب جانتا نہیں تھا کہ کیونکہ پچھلے 3 مہینوں میں وہ اپنی سجن سائی کا پابند ہو گیا تھا، اسے وہ پابندیاں بے حد پیاری تھی۔ وہ اس کی ہر بات کو دل سے مانتا تھا، اس کے لیے اپنے غصے اور وحشت کو قابو میں رکھتا تھا، لیکن اب وقت اور حالات سے کون سا نیا روپ دکھانے والے تھے وہ نہیں جانتا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر اس نے سونے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، جیسے آج نیند سے مقابلے پر اترایا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اسے سکون کی نیند آئی تو آج ہی آئے گی، کل سے ہو سکتا ہے نیندیں اس سے اٹھ جائیں۔ وہ یہ آخری نیند لینا چاہتا تھا۔ وہ کرتے ہوئے بدلتا رہا، کبھی اپنی آنکھیں سختی سے بند کر کے، کبھی چھت کو گھورتا ہوا۔ ایک دفعہ پھر سے 3 مہینے پہلے بڑی بے سکونی اس پر غالب آ گئی تھی۔ وہ سو نہیں پاتا تھا، عجیب سا خوف اسے ستانے لگا۔ وحشت سے جڑی راتیں اسے بھولتی نہیں تھی اور وہ راتیں پلائی جا بھی نہیں سکتی تھی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے خود کو ہر طرح سے خود میں قید کرنے کی کوشش کی، جیسے بے حس ہو گیا ہو۔ اس کی روح تک بے چین تھی، دعام کی غیر موجودگی سے اندر تک چلنی کر رہی تھی۔ وہ اپنی سبز آنکھوں کو بند کیے خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا فیصلہ درست ہے، کہ دعام اس کی محبت اور اتفاق کو سمجھے گی، لیکن ایک دبی ہوئی بے چینی تھی جو اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ اس کی آنکھ بڑی مشکل سے لگی، جیسے اندرونی جنگ سے لڑتے ہوئے اس نے نیند کو شکست دی تھی، لیکن پھر اس کی آنکھ اپنے سینے میں ہوتی ہلچل سے کھلی۔ سردار نے بھی یقین سے اپنا بازو اپنے سینے کے گرد پھیلایا تو ایک وجود اس کے حصار میں آیا۔ وہ آنکھیں کھولنا نہیں چاہتا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں تھا، وہ اکیلی نہیں آ سکتی، لیکن یہ وجود، یہ خوشبو، یہ لمس، اس نے نرمی سے آنکھیں بند رکھی، اس کے ماتھے کو چھوا تو وہ مزید اس کے سینے میں چھپ گئی۔ اگر یہ خوف تو وہ اسے خوف کو توڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے اپنے سینے پر ہلکی سی نمی محسوس ہوئی۔ اس نے خود میں مزید جکڑا۔ تم رو رہی ہو سجن سائی؟ سردار نے بند آنکھوں سے پوچھا، جیسے اسے ڈر تھا کہ آنکھیں کھولے گا تو وہ غائب ہو جائے گی۔ یہ ڈر تھا جو اسے آنکھیں نہیں کھولنے دے رہا تھا۔ نہیں سو جائے، میں نہیں رو رہی۔ وہ نرمی سے اس کے دل کے مقام پر اپنے رب رکھتے ہوئے بولی تو وہ ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر گراتا خود اس پر سایہ فگن کھلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تو ہم سجی ہوئی آنکھوں اور سرخ چہرے سمیت اس کے سامنے تھے، ایسا لگتا جیسے وہ بہت زیادہ روئی ہو، بہت زیادہ۔ سجن سائی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم یہاں کیسے آئی؟ کون لے کر آیا تمہیں؟ سردار بھی یقین سے دعام کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ یہاں اکیلے تو نہیں آ سکتی تھی، کیا بالے سے لینے گیا تھا؟ اور وہ اتنی روئی کیوں تھی؟ اس کی آنکھیں بری طرح سے سجی ہوئی تھی۔ کوئی نہیں مجھے لینے گیا، پھینک کر آ گئے تھے، ذرا خیال نہیں آیا میرا، میں خود آئی ہوں، بالکل اکیلے، اتنی رات کو۔ دعام اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سردار کو بتانے لگی۔ اس کا سجا ہوا چہرہ بہت کچھ بیان کر رہا تھا، لیکن اس کے اکیلے آنے والی بات پر وہ یقین نہیں کر پاتا۔ یہ بہت خطرناک تھا، یہ رستے جنگلی کتوں سے بھرا ہوا تھا، اور پھر قبیلے کی طرف آتے لوگوں پر تو پولیس کی گہری نظر ہوتی تھی۔ کیا مطلب؟ کیسے آئی ہو تم یہاں اکیلے؟ سردار پوچھے بغیر نہیں رہ پایا، اس کی سب آنکھوں میں فکر مندی تھی۔ بس آ گئی، وہاں سے نکلی اور بھاگتے بھاگتے یہاں آ گئی۔ تو ہم نے سادگی سے جواب دیا، میرا سونا مکھڑا کوئی تو چھوڑ کر گیا ہوگا۔ سردار نے پیاس سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ آپ کو ایک بار بھی میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ میں کہہ رہی ہوں کہ میں یہاں اکیلے آئی ہوں، تو مطلب صاحب ہے کہ اکیلی آئی ہوں، کوئی بھی چھوڑ کر نہیں گیا مجھے۔ اتنا ڈر لگ رہا تھا مجھے آتے ہوئے، لیکن پھر بھی خود کو سمجھایا کہ میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، اس قبیلے کی سردارنی ہوں، اور سردارنی کو ڈر نہیں لگتا۔ تو ہم نے غصے سے اپنی جو کوٹی ناک سے چٹکی سے ناک رگڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ میں وہاں سے نکلی اور پھر بھاگتے بھاگتے آ گئی، لیکن کیوں آ گئی؟ صبح میں آ جاتا تو میرے نکلے۔ سردار کی آواز میں پریشانی تھی، جس طرح تو ہم زندگی دس میں اپنی ناک رگڑ کر بات کرتی، صاف مطلب تھا کہ وہ سچ بول رہی تھی، اور یہ سچ سردار سے ہضم نہیں ہوتا۔ اس کے گھر سے قبیلے کا فاصلہ بہت زیادہ تھا، نہیں رہنا مجھے وہاں پر۔ آپ کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں، آپ برے ہیں، آپ غلط ہیں، اور وہ سب لوگ دودھ کے دلہے ہیں۔ دعام کی آواز میں رونا شامل ہو گیا۔ کوئی میرے شوہر کے بارے میں غلط بات کرے تو میں اس کا منہ توڑ دوں گی، لیکن عزت کرتی ہوں دیا باقی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ اس نے پھر سے سردار سے ناک رگڑ کر کہا تھا۔ سردار کی کتنی ہی دیر سے دیکھتا رہ گیا، اس کی سبز آنکھوں میں حیرت، فخر اور محبت کا طوفان تھا۔ اسے یقین نہیں آتا کہ دعام اس کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ دعام کو تھام کر اپنے سینے میں اس انداز میں اس نے دعام کو تھام کر اپنے سینے میں اس انداز میں بیچا جیسے ہمیشہ کے لیے اسے اپنے حصار میں قید کر لینا چاہتا۔ اس کے ہاتھ میں دعام کی کمر پر مضبوطی سے بندھے تھے، وہ خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ مجھے کبھی ایسے لوگوں کے بیچ میں چھوڑ کر مت آئیے گا، ورنہ پکی بڑی ناراض ہو جاؤں گی آپ سے، کبھی بات نہیں کروں گی۔ تو اس کے سینے سے لگی اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے بہت کچھ ہو تو اس نے اپنے دل میں چھپا لیا ہو۔ سردار جانتا تھا کہ وہ سب کچھ بتا دے گی، وہ کچھ بھی نہیں چھپائے گی۔ اس نے بس دعام کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر اس کے آنسو اس کے دل میں اتر رہے تھے۔ وہ ساری رات سردار کے سینے میں یوں ہی قید رہی، نہ تو سردار نے اسے خود سے دور کیا اور نہ ہی آزاد ہونے دیا۔ وہ اسے اپنے سینے میں چھپائے، وہ کتنی دیر سے سسکیاں محسوس کرتا رہا۔ اس کے انداز میں درد تھا، تکلیف تھی جو بڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ سردار اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار مضبوط کی اسے ہر ڈر سے بچا رہا تھا۔ پہلے تو نیند کو شکست دے دی تھی، لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس کی کل کے نائر اس کی پناہوں میں تھی، نیند کو اب اس کی قریب بٹ رکھنے کی اجازت بھی نہ تھی۔ وہ دعام کے ماتھے پر لب رکھے غیر مئی نقطے کو دیکھتا رہا۔ اس کی سبز آنکھوں میں اب نہ تو کوئی بے چینی تھی اور نہ ہی کوئی ڈر، صرف ایک سکون تھا اور اطمینان تھا کہ دعام اس کے پاس تھی۔ صبح کی پہلی کرن جو کمرے کے دروازے سے اندر جھانک رہی تھی، اس کی زندگی میں بھی روشنی بکھیر چکی تھی۔ دعام کا لوٹ کر آنا اس کی صرف ایک محبت کی جیت نہیں بلکہ اس کے نئے آغاز کا اشارہ تھا۔ دعام کو یوں ہی سوتے چھوڑ کر وہ نیچے کے قبیلے کی طرف آیا۔ چل سردار، اب اٹھ گیا ہے تو چل نکل، اسے لینے چلتے ہیں۔ نہ جانے کیا کیا ایک رات میں اس کے دماغ میں ڈال دیا ہوگا۔ میں کب سے تیری جاگنے کا انتظار کر رہا تھا، تو کیا گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہا تھا؟ مجھے تو ساری رات نیند نہیں آئی۔ سردار جیسے ہی تیار ہو کر نیچے آیا، پلا تقریباً بھاگتا ہوا سردار کے پاس، اس کے چہرے پر فکر مندی کے ساتھ ایک بے چینی بھی تھی۔ سردار نے مسکرا کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ۔ وہ جانتا تھا بالا کتنا پریشان ہو رہا ہے۔ کس کو لینے جانا ہے بالا؟ جس کے لیے تو اتنا پریشان ہو رہا ہے وہ رات کے 2 بجے ہی قبیلے میں آ گئی تھی۔ سردار نے پرسکون انداز میں کہا۔ اس کی سب آنکھوں میں شرارتیں ہیں، کیا بول رہا ہے تو؟ ہم قبیلے میں ہے؟ بالا بھی یقینی سے بولا، اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ ہاں 2 بجے ہی آ گئی تھی وہ۔ سردار
सरदार मुस्कुराया। 2 बजे कौन लेने गया था? उसे रहा नहीं, 11 इसके बगैर चला गया था ना इसे लेने के लिए, तो मुझे भी साथ ले जाता। कितना खतरनाक रास्ता है, जानता तो है। तो बाला ने सरदार को देखकर रोशन से कहा, ये रास्ता सच में बहुत खतरनाक था। रात का सफर इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि यहाँ हर वक्त पुलिस की नजर रहती थी। इसकी आवाज़ में जलजलाहट थी। जानता हूँ, सब जानता हूँ, वो उस खतरनाक रास्ते पर कल रात अकेली आई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग मेरे खिलाफ बातें कर रहे थे और मेरे से जनसन से वो बातें बर्दाश्त नहीं हुई। सरदार की आवाज़ में फख्र था, इसकी सब आंखें चमक रही थी। तू गलत कहता है बाला, मोहब्बत की आजमाइश में मोहब्बत हार जाती है। मेरी मोहब्बत तो जीत कर आई है, मेरा यकीन सरखुर होकर आया है बाला, वो सब कुछ छोड़ कर आई है। सरदार ने कहने के लिए गहरी सांस लिया, भी परेशान है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, लेकिन मेरा सचिन सही से इम्तहान में पूरे 100 नंबर लेकर पास हुआ है। असल जश्न तो आज करेंगे और ऐसा जश्न मनाएंगे पूरा गाँव देखेगा। सरदार की मोहब्बत जीत कर आई है। इसने बाला के कंधे पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, तो बाला कहका लगाकर हंसा। इसे सरदार की खुशी देखकर सुकून मिला था। इसकी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। गहरी सांस लेते हुए इसने कमरे को देखा, फिर कितनी देर यूं ही छत को देखती बिस्तर पर लेटी रही। कल का दिन इसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। तो हम कदम कदम चलती जन के आलम में इस कमरे के दरवाजे तक पहुंची, जहाँ तैयबा और अकरम पहले ही मौजूद थे। चाचा भी इसके पीछे ही आ गए थे और अब इस छोटे से कमरे में थे। कमरे का माहौल बहुत संजीदा और पुरसरार था। तैयबा बिस्तर पर लेटे, इसके चेहरे पर वही कमजोरी और मसलूमियत के आसार नुमाया थे। अकरम कमरे के कोने में हाथ बांधे खड़ा था, इसकी आंखों में एक चलाक चमक थी। तो हमने एक नज़र सब पर डाली से महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इसकी चिट्ठी हाथ से कुछ गलत होने का इशारा दे रही थी। जी तैयबा, आपने मुझे बुलाया? दुआम ने धीमी आवाज़ में इसके दुआम में पूछा। इसके दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। तैयबा ने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई बहुत बड़ी बात कहने वाले हो। मेरी बच्ची, आज मैं तुझे कुछ बताने जा रहा हूँ जो मैंने आज तक तुझसे छुपाया था। इनकी आवाज़ कांप रही थी, मगर ये काम था कम ना हकीकी, कम और ड्रामाई ज़्यादा था। हम इस वक्त डर गए थे, डाकुओं के डर ने हमें बेहाल कर दिया था। लेकिन ये बात जानने का तुझे हक है कि तेरे माँ बाप का कत्ल किस तरह से हुआ। वह शख्स तुझसे मोहब्बत करके तुझे अपने निकाह में नहीं ले रहा था, बल्कि ये सब चीज़ों के पीछे एक साजिश थी। तेरे वालिदैन मेरे जुगर के टुकड़ों को उन्हीं डाकू ने मारा। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था, जबकि इन्हें सुनते हुए दुआम के परों तले ज़मीन निकल गई। इसका चेहरा जर्द पड़ गया। क्या कह रही हैं आप तैयबा? ये कैसा हो सकता है? इसकी आवाज़ लर्ज़ रही थी। इसे याद आया कि इसे बताया गया था इसके माँ बाप के नॉर्मल हादसे में मौत हुई थी। नहीं मेरी बच्ची, ये सच है। तैयबा ने सर हिलाया। मैं ये सब कुछ तुझे मैंने ये बात तुझसे इसलिए छुपाई क्योंकि मैं डर गया था। मैंने डाकुओं का नाम लिया तो वो लोग मुझे भी कत्ल कर सकते हैं, लेकिन अब मैं मज़ीद ये बोझ नहीं उठा सकता। तो हम असल में तुम्हारे वालिदैन को इन्हीं डाकू ने मारा है। ये बात मैं तुम्हें अस्पताल में भी बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम इस दिन कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। तुम्हारे बाप एक बहुत बहादुर हवलदार था, इन डाकू के खिलाफ वो काम कर रहा था, लेकिन इन डाकू ने इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। वो इनका दोस्त बनकर इसके कबीले में घुस गया था और फिर इसने खूब बहादुरी से इन डाकू का मुकाबला किया, लेकिन डाकू ने बेदर्दी से तुम्हारे बाप का कत्ल लगा दिया। तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ को भी इन्हीं डाकू ने कत्ल किया था। यही डाकू कातिल हैं। दुआम, हमारा सब कुछ छीना है इन लोगों ने। तैयबा के लहजे में बेबसी थी, जैसे वो वाकई मजलूम हो। क्या छुपाना है इन लोगों ने हमारा? क्या छीना है इन लोगों ने हमारा? तैयबा, मुझे भी तो बताया, हर क्या छीन लिया है इन लोगों ने आपसे, जो आप इनसे इतनी नफरत करते हैं? वो मेरा शोर है, मुझसे मोहब्बत करता है। वो दुनिया का पहला इंसान है जो मुझसे मोहब्बत करता है। तो हमने गुस्से से कहा। इसकी आवाज़ में यकीन था, इस सरदार पर मुकम्मल भरोसा था। नहीं करता वो तुमसे मोहब्बत, बिल्कुल कोई मोहब्बत नहीं करता तुमसे, सिर्फ तुम्हें धोखा दे रहा है। जानती हो वो कौन है? तुम्हारी फुप्पो ज़हरा का बेटा है। अकरम ने अचानक चीख कर कहा। इसकी बात सुनकर दुआम के चेहरे पर हैरत छा गई। तुम्हारी वही फुप्पो जो एक डाकू के साथ भाग गई थी, फ़कत 16 साल की उम्र में, हमारा मुँह काला करके गई थी। गैरत के नाम पर कत्ल कर देना चाहता था तुम्हारा बाप इसे। इसके बाप ने ही तुम्हारे बाप का कत्ल किया है। तैयबा ने मज़ीद गुस्सैले अंदाज में कहा, जिसे दुआम को अपनी बातों में उलझाना चाहते हो। झूठ बोलते हैं आप, सब झूठ बोलते हैं। अगर ये सच है तो मेरे डाकू जी इन सब चीज़ों में शामिल नहीं है। वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैंने इनकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है, वो मोहब्बत जो कभी किसी ने मुझसे नहीं की। मेरे वालिदैन इस दुनिया से चले गए तो आप सबके लिए मैं बोझ बन गई। आप सबकी आंखों में मैंने 20 साल से वो मोहब्बत नहीं देखी जो पिछले 3 महीनों से दिन रात इस शख्स की आंखों में देखती हूँ। वो मुझसे मोहब्बत करता है। अल्लाह ने इसे मेरे लिए बनाया है, मुझसे मोहब्बत करने के लिए। आप लोग इसे मुझसे छीनना चाहते हैं। सब जानती हूँ मैं आप लोगों से। ये मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरे माँ बाप के जाने के बाद मैं आपके लिए बोझ बन गई थी। आप लोगों ने हमेशा मुझसे नफरत की, हमेशा मुझे धिक्कारा। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे कोई ऐसा इंसान मिला जो मुझसे मोहब्बत करता है। तो आप लोग इसे भी मुझसे छीनना चाहते हैं? ठीक है, ठीक कहते हैं डाकू जी। आप सब लोग साजिशी हैं। आप लोग मेरी खुशियाँ नहीं देख सकते। अब आप कुछ भी कह लें, मैं यकीन नहीं करती आप लोगों पर। उन्होंने पहले ही बताया था कि आप लोग दुश्मन हैं हमारे। तो हमने गुस्से से चीख कर कहा। इसकी आंखों में आंसू भर आए। और इस इंसान पर तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है जिसका साथ आप लोग दे रहे हैं। इस इंसान के हाथों आप लोग मेरे डाकू जी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हालांकि हकीकत तो यह है कि ये इंसान सिर्फ मतलब परस्त है, अपने मतलब के लिए जीता है, अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। और मैं इसे इस मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। ये इंसान सिर्फ खुद को एक दूसरे मकाम पर लेकर जाने के लिए आप सब लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। अरे जो इंसान आपकी बेटी को धोखा दे रहा है, आप इस पर यकीन कर रहे हैं और आपको लगता है कि इस घंटे इंसान की घटिया बातों में आकर मैं अपने डाकू जी को शक करूँगी? नहीं, कभी नहीं। मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो गुस्से से उठकर बाहर निकली। तो तुम यहीं रुको, बात तो सुनो एक दफ़ा। सिर्फ इसलिए कि मैंने मेरे बाप से निकाह अपने मकसद के लिए किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ। एक दफ़ा मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। अकरम ने इसे समझाना चाहा। इसकी आवाज़ में बेचैनी थी। अगर एक दफ़ा दुआ में यहाँ से चली जाती तो इसके लिए मसला बन जाता।
اس کا سارا کھیل دھرا کا دھرا رہ جاتا، لیکن دوام نے اس کی کوئی بات نہ سنی، بس صرف کمرے سے نہیں کیسے بھی باہر نکل گئی تھی۔ اس کا دل غصہ اور دکھ سے بڑا ہوا تھا، وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھی، جبکہ اکرم کو اپنا پروموشن، اپنا ٹرانسفر، اپنی کامیابی سب کچھ اندھیرے کنویں میں جاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آج تک جتنی بھی دفعہ وہ یہاں پر آئی تھی، یا تو گاڑی پر آئی تھی یا پھر گھوڑے پر سوار ہو کر، اسی لیے یہ راستہ اس کے لیے مشکل تھا، ناہموار اور تاریخ، لیکن وہ دور قبیلے پر لگا جھنڈا چاند کی چاندنی میں بھی صاف نظر آتا۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس جھنڈے کو اپنی منزل بنائے قبیلے کی طرف بھاگنے لگی۔ پیچھے سے اکرم اور طیبہ کی آوازیں سنائی دیتی رہی، تو ہم رکو، کہاں جا رہی ہو؟ جیسے وہ پوری طرح سے نظر انداز کرتی رہی۔ اس نے کسی کی آواز پر کان نہیں دھرے، اسے بس اپنے ڈاکو جی کے پاس واپس جانا تھا، اسے نہیں رہنا تھا ایسے لوگوں کے بیچ جو سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں تھے۔ آج انہیں اس کے باپ کا قتل یاد آ رہا تھا، اس کی ماں کا قتل یاد آ رہا تھا۔ یہی لوگ جب دن رات سے کام کرواتے، اس کے ماں باپ کو کوستے، تب انہیں اس کے ماں باپ یاد کیوں نہیں آتے تھے؟ وہ کوئی بھی دن نہیں بھولی تھی، آج تک اس نے شکایت نہیں کی تھی، لیکن وہ ان باتوں سے انجان نہیں تھی، وہ بس بھاگے چلی جا رہی تھی۔ ڈر لگ رہا تھا، بے حد ڈر لگ رہا تھا، لیکن اسے اس وقت صرف اور صرف اپنے ڈاکو جی کے پاس جانا تھا۔ اچانک پتھر راستے میں آنے کی وجہ سے وہ بری طرح سے گری، اس کی ٹانگ پر ہراش آئی، لیکن اس نے درد کی پرواہ نہ کی۔ ایک دفعہ پھر سے اٹھی، اس کی آنکھوں میں عزم تھا اور اپنے قبیلے کی طرف بھاگنے لگی، جیسے وہی اس کی اصل منزل تھی اور بس یہی اس کا صحیح راستہ۔ پل پل پیچھے سے آتے اکرم کی آوازیں، چچا کی آوازیں، تایا کی آوازیں، وہ ہر چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اور صرف قبیلے کی طرف بھاگی۔ اسے اس وقت صرف اور صرف اپنے ڈاکو جی کے پاس جانا تھا، اس کا دل صرف سردار کے پاس پناہ چاہتا تھا۔ وہ 2 گھنٹے میرو کے سر پر سوار خود اس کے لیے ناشتہ بنوا رہا تھا۔ وہ اب تک جاگی نہیں تھی، سردار کا ارادہ اب اسے جگانے کا تھا۔ ویسے بھی آج رات قبیلے میں بہت بڑا جشن ہونے والا تھا۔ سردار اس کے لیے ناشتہ لے کر کمرے میں آیا تو اب تک سو رہی تھی۔ وہ نرمی سے کھانا میز پر رکھتے ہوئے اس کے پاس آیا، اسے پیاس سے جگانے لگا۔ میرا سجن سائی، میرا سونا مکھڑا، اٹھ جاؤ نا، کیا اب تک نیند پوری نہیں ہوئی؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس پر جھکا، جب اس کی نگاہ دوام کے گھٹنے پر پڑی، جس پر ہلکا سا خون لگا دیکھا، پریشانی سے اس کا خون دیکھنے لگا، ساتھ وہ شاید وہ کل رات گری تھی، اسے چوٹ لگی تھی۔ سجن سائی، تمہیں چوٹ لگی ہے؟ وہ بے قراری سے اٹھتے ہوئے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا تھا، جبکہ اس کی آواز سن کر دوام نے ہلکی سی آنکھ کھولی، وہ اسے دیکھنے لگی۔ خون بہہ رہا ہے میرا سونا مکھڑا، لگتا ہے زخم گہرا ہے۔ وہ اس کی نیند بھری آنکھیں دیکھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھا تھا، جبکہ وہ اٹھ کر بیٹھی خود ہی اپنی شلوار کو اوپر کرنے لگی، اسے خود بھی اپنے گھٹنے پر جلن محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں میں گر گئی تھی، اتنی زور سے چوٹ لگی تھی مجھے، باہر راستے میں بہت پتھر تھے نا، میں 2 دفعہ گری تھی، میں سارے پتھر ہٹوا دوں گا، اس راستے سے لے کر گاؤں تک کوئی پتھر نہیں ہوگا جو تمہیں چوٹ پہنچا سکے۔ سردار نے نرمی سے اس کے چہرے کو چوما، اس کی ذہن پر مرہم لگانے لگا۔ اس کی سبز آنکھوں میں گہرا پیار اور فکر مندی تھی۔ وہاں راستے میں کتنے کتے بھی بھونک رہے تھے، مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا، مجھے لگا وہ مجھے چیر مار کر کھا جائیں گے، لیکن میں پھر بھی بھاگتی رہی۔ دوام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بتانے لگا، اب اس راستے میں کوئی بھی کتا نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، میرے سونے مکھڑے کو ڈرانے کی سزا ملے گی سب کو۔ سردار کی آواز میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ ڈاکو جی، آپ کو پتا ہے مجھے اپنی چاچی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، میرے بال بچپن میں اتنے لمبے تھے، انہوں نے میرے بال کاٹ دیے تھے۔ دوام پتہ نہیں اچانک اپنا موضوع بدل کر اسے کچھ اور کیوں بتانے لگی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر سردار کو سچ مچ میں غصہ آ گیا تھا۔ اس کے لمبے بال کبھی کاٹے بھی گئے تھے، یہ بات اسے تکلیف دے گئی تھی، کیونکہ یہ بات سن کر اس کے سونے مکھڑے کی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ چاچا میرے منہ پر تھپڑ مارا کرتے تھے، بہت زور سے لگتا تھا، بہت درد ہوتا تھا، میں بہت روتی تھی، کوئی بھی چپ نہیں کرواتا تھا۔ اور طیبہ مجھے ڈراتے تھے، چولہے سے جلتی ہوئی لکڑی نکال کر پھر بازو پر لگائی تھی۔ وہ اپنا بازو سامنے کرتے ہوئے اسے کوئی پرانا نشان دکھانے لگی۔ سردار نے ایسے سے دیکھا، اس کی سبز آنکھوں میں بے یقینی بھی تھی۔ وہ لوگ صرف بے حس ہی نہیں، ظالم بھی تھے۔ اپنے سکے بھائی کی اولاد کے ساتھ انہوں نے کبھی ایسا سلوک کیا تھا، اسے یقین نہ آیا تھا۔ آپ کو پتا ہے طائی امی، مجھے نہیں پتا تھا۔ سجن سائی، مجھے مت بتاؤ، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، تمہاری تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ سردار سے اچانک تھام کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، اس کی سبز آنکھوں میں ایسی وحشت تھی جو سب کو لمحے میں برباد کر دیتی۔ اسے خود سے لگائے، وہ نرمی سے اس کے ماتھے کو چومتا اچانک بیڈ سے اٹھا تھا۔ تم ناشتہ کر لو سجن سائی، مجھے ایک ضروری کام ہے، میں تمہیں 1 گھنٹے میں ملتا ہوں، وہ کہتے ہوئے اچانک کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ دوام آنسو صاف کرتی ہاں میں سر ہلا گئی۔ آج اپنے گھٹنے کی تکلیف سے بہت کچھ یاد دلا گئی تھی۔ وہ لوگ جو اس کے خیر خواہ بننے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اتنے سالوں سے کیا تھے، وہ اس کے لیے کتنے اپنے تھے، وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، یہاں تک کہ ان کے کیے گئے ظلم وہ بھولی نہیں تھی۔ تو گائز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، ملیں گے کل ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک دیجیے مجھے اجازت، خوش رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رکھیں، خدا حافظ۔